हेलो गाइस। और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर 9 का एक और नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे ऑप्टिकल डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसका यूज़ हम लोग करते हैं। ठीक है, तो उन्हीं डिवाइस के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि उसको कैसे बनाया जाता है और उसमें फिजिक्स के कौन कौन से रूल्स यूज़ होते हैं। और जो आपके 12th क्लास के सिलेबस में दिया गया है केवल हम उन्हीं डिवाइस का कंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस और उसका रूल्स और मैग्निफिकेशंस और कुछ फॉर्मूलेस देखेंगे और उसका एप्लीकेशंस देखेंगे। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अ नंबर ऑफ ऑप्टिकल डिवाइस and instruments have been designed utilizing reflecting and refracting properties of mirror, lens and prism। जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोग पढ़ चुके हैं फिजिक्स में रिफ्लेक्शंस क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शंस की प्रॉपर्टी का ही यूज़ करके, इस प्रिंसिपल का यूज़ करके मिरर, लेंस और प्रिज्म का यूज़ करके बहुत सारे डिवाइस बनाए जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी ऑप्टिकल डिवाइस या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं इन सभी को किसके द्वारा बनाया जाता है? मिरर, लेंस और प्रिज्म के द्वारा बनाया जाता है। कौन से प्रिंसिपल का यूज़ करके? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शंस का यूज़ करके। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसमें से कुछ हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, जैसे कि पेरिस्कोप हो गया। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये इसको कहा जाता है पेरिस्कोप। इसको सबमरीन में यूज़ किया जाता है। सबमरीन में यूज़ करने के पर्पज़ से इसको डिज़ाइन किया गया था। सबमरीन क्या होता है? जिसको समुद्र में या ओशन के अंदर में इसको सिक्योरिटी के लिए यूज़ करते हैं। जो सबमरीन्स होते हैं जो है ना, इन लोग इसका यूज़ करते हैं दूर की वस्तुओं को देखने के लिए या दुश्मनों को देखने के लिए, जब ये पानी के ऊपर रहता है तो। ठीक है, और पानी के अंदर रहता है तब भी इसका इन लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सबमरीन जो है नीचे चला गया है और ये क्या है? पानी के ऊपर है। इससे क्या करते हैं? इस एटमॉस्फेयर में यहाँ इसके आसपास आने वाले सभी चीज़ों को इन लोग ईजिली रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। इसी प्रकार अगला है कैलिडोस्कोप। तो कैलिडोस्कोप क्या होता है? जैसे कि इसमें आप लोग देख पा रहे हैं, इसको कहा जाता है कैलिडोस्कोप। इसका यूज़ क्या होता है? फैशन डिज़ाइनर या इंटरटेनमेंट के पर्पज़ से इसको बनाया गया था। तो ये भी एक प्रकार का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। तो इसमें भी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शंस का प्रिंसिपल यूज़ किया जाता है और मिरर का नहीं, इसमें लेंस का यूज़ किया जाता है। इसी प्रकार एक और इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोलते हैं बाइनोक्यूलर। ये आप लोगों ने देखा होगा, इसको बोला जाता है बाइनोक्यूलर। इसका यूज़ हम लोग अपने अर्थ में ही जो ऑब्जेक्ट होते हैं, दूर की वस्तु या फिर पास की वस्तु या ऑब्जेक्ट या कोई इंसान, उसको देखने के लिए यूज़ करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा क्रिकेट मैच में भी कई लोग इसको करते हैं, क्योंकि जब हम लोग स्टेडियम से बैठ कर हम लोग क्रिकेट देखते हैं तो खिलाड़ी जो है उन लोग बहुत छोटे छोटे नज़र आते हैं, तो अच्छे से दिखाई नहीं देता है मैच। तो मैच देखने के लिए भी कई लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, बाइनोक्यूलर्स का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं टेलीस्कोप। ये भी एक प्रकार का ऑप्टिकल डिवाइस है, आप लोग देखे होंगे। इसको कहा जाता है टेलीस्कोप। तो इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? तो इसका यूज़ एस्ट्रोनॉट लोग करते हैं। जैसे कि एस्ट्रॉइड हो गया या फिर सन, स्टार, इन सभी की स्टडी के पर्पज़ से इसका यूज़ किया जाता है। जो अर्थ से बाहर होता है ना उसको, और अर्थ में जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको भी देखने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो टेलीस्कोप को दोनों पर्पज़ से बनाया जाता है। तो आगे हम लोग चर्चा करेंगे टेलीस्कोप के टाइप्स के बारे में कि किस पर्पज़ से इसको बनाया जाता है। उसके बाद होता है माइक्रोस्कोप। तो आप लोगों को पता ही होगा, है ना। इसका यूज़ हम लोग अधिकतर बायोलॉजी लैब में किया जाता है इसका, क्योंकि उसमें हमको सेल स्ट्रक्चर देखना रहता है। बहुत ही सूक्ष्म रहते हैं, टिन्नी साइज के जो बैक्टीरियाज होते हैं उन लोग के स्टडी के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो ये सभी क्या है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट या ऑप्टिकल डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आर सम एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल डिवाइस एंड इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर इन कॉमन यूज़। जिसका कॉमन यूज़ है, यहाँ पर मैं कुछ डिफाइन कर दिया हूँ ताकि आप लोग को पता चल जाए कि ये सभी ऑप्टिकल डिवाइस क्या होते हैं, इसका यूज़ कहाँ पर कैसे होता है। आगे बात करते हैं, आवर आई इज़ ऑफ कोर्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्टिकल डिवाइस द नेचर। अगर हम लोग अपनी आइज़ की बात करें तो ये भी एक प्रकार का ऑप्टिकल डिवाइस ही है, बट ये क्या है? नेचुरल है, क्योंकि हमारा आई में भी क्या होता है? लेंस होता है।
और ये भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह ही वर्क करता है। हम लोग भी बहुत दूर की वस्तु को ईजिली आसानी से देख पाते हैं, क्योंकि हमारी आंखों में भी एक लेंस लगा होता है, वो कॉन्वेक्स लेंस होता है या कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करता है। उसी के थ्रू हम लोग के आंखों के अंदर में क्या बनता है, इमेज बनता है। आगे बात करते हैं। नाउ फर्दर वी विल सी सम इंस्ट्रूमेंट्स इन डिटेल लाइक माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप 2 टाइप्स के होते हैं, एक सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, ठीक है। सेकंड है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप भी 2 टाइप से होता है, एक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होता है और एक रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है। तो आप लोगों के 12th क्लास के सिलेबस में जो दिया हुआ है वो यही 2 डिवाइस हैं, एक माइक्रोस्कोप दिया हुआ है और एक टेलीस्कोप दिया हुआ है। तो माइक्रोस्कोप के अंदर में हम लोग इन दोनों माइक्रोस्कोप को डिस्कस करेंगे और टेलीस्कोप के अंदर में इन दोनों टेलीस्कोप को भी डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप ये सारा पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं माइक्रोस्कोप बोला था आप लोगों को, कुछ ऐसा दिखता है माइक्रोस्कोप। आप लोग बहुत सारे लोग तो इसको देख भी चुके होंगे, फिर भी यहाँ पर एक पिक्चर डाल दिया हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि ये सारी ऑप्टिकल डिवाइस जो है कैसे दिखती है रियल लाइफ में। चलिए आगे बात करते हैं। अब आगे हम लोग 1 बाय 1 करके जो आप लोग के सिलेबस में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया गया है उसको डिस्कस करेंगे। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जो हम लोग का फर्स्ट टॉपिक होगा वो है माइक्रोस्कोप। इसी को सिंपल माइक्रोस्कोप भी बोल देते हैं। तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, अगर हम लोग इसको आसान शब्दों में समझें तो जब किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट या ऑप्टिकल डिवाइस में हम लोग केवल सिंगल कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं, तब उसी डिवाइस को हम लोग क्या कह देते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप कह देते हैं, ठीक है। जैसे कि एक बुक है और बुक में कुछ ऐसा राइटिंग लिखा हुआ है जो हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो इसको मुझे रीड करना है, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करते हैं। हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करते हैं। तो ये भी एक प्रकार का सिंपल माइक्रोस्कोप ही है। और आप लोगों ने देखा होगा लैब में भी बहुत सारे ऐसे माइक्रोस्कोप होते हैं जिसमें केवल सिंगल लेंस का यूज़ किया जाता है, तो ये डिवाइस भी क्या होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप होता है। तो याद रखिएगा, कोई भी ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस जिसमें सिंगल कॉन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस का यूज़ किया जाता है तो इस डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। चलिए अब इसके सेटअप की बात करते हैं। अब हम लोग का टारगेट क्या है इस टॉपिक में, हमारा टारगेट ये है, चूँकि सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज़ क्या होता है, यूज़ ये होता है जैसे कि किसी भी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को हमको बड़ा करके देखना है, मैग्नीफाई करके देखना है, ठीक है। जैसे कि कॉपी में लिखा हुआ छोटा छोटा राइटिंग है, हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको देखने के लिए इसका यूज़ करना है, ठीक है। तो इसका सिंपल यूज़ होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ मैंने बताया है कि ये छोटी चीज़ों को बड़ी करके दिखाती है, तो हम लोग ऑलरेडी मैग्नीफिकेशंस के बारे में पढ़ चुके हैं, और जिन लोग को नहीं पता है पिछले लेक्चर में जाके देख सकते हैं। मैग्नीफिकेशंस का मतलब क्या होता है, मैग्नीफिकेशंस को एम से डिनोट करते हैं और इसका डेफिनेशन होता है जो इमेज ऑफ हाइट होता है और जो ऑब्जेक्ट की हाइट होती है, दोनों के रेशियो को ही क्या कहा जाता है, मैग्नीफिकेशन। अगर इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझें तो मैग्नीफिकेशन हमको ये बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है इसको देखने के लिए अगर हम लोग किसी लेंस का इस्तेमाल किए हैं तो ये लेंस जो है उसको कितना मैग्नीफाई करके दिखा रहा है, मतलब इसको कितना बड़ा करके दिखा रहा है, ये कौन बताता है हमको, मैग्नीफिकेशंस बताता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कंसिडर कर लेता हूँ, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मेरे पास, मैं कंसिडर कर लेता हूँ। अभी हम लोग इसको नॉर्मल आई से देख रहे हैं तो इसका साइज जो है इसको हम लोग 2 mm कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब मैं इसको ग्लास से देखता हूँ या लेंस के द्वारा इसको देखता हूँ तो ये जो है बड़ा हो जाता है, तो कितना बड़ा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट का जो साइज था उससे कितना बड़ा हुआ है, 1 गुना बढ़ा है, 2 गुना बढ़ा है, 3 गुना बढ़ा है, तो इसको बताता कौन है, मैग्नीफिकेशन। मैं कंसिडर कर लेता हूँ यहाँ पर मैग्नीफिकेशंस का वैल्यू कितना है, 2 है,
मैग्निफिकेशंस का वैल्यू कितना है 2 है। तो यहाँ पर इस वाले ऑब्जेक्ट का जो साइज है या इमेज है वो कितना बढ़ जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो इसका वैल्यू मैं अगर इसमें पुट कर दूं तो h2 का वैल्यू मुझे कितना मिल जाएगा, h1 को इधर ट्रांसफर कर देता हूँ तो ये h1m हो जाएगा और h2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m का वैल्यू क्या है 2 है और h1 क्या है, h1 ही रहेगा, m का वैल्यू क्या है 2 है। तो यहाँ पर इमेज जो है ऑब्जेक्ट का 2 गुना हो जाएगा। समझ में आया। तो मैग्निफिकेशंस का मतलब क्या है, ये उस ऑब्जेक्ट का इमेज को कितना गुना बढ़ा के दिया जा रहा है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशंस बोलते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल बताया ना मैं कि इस ऑब्जेक्ट का जिसका साइज कितना था 2 mm था, इसका हाइट, ये इसको हम लोग h1 कंसिडर कर सकते हैं। तो ये दुगना किया ना, m का वैल्यू 2 हो गया, तो इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा ना 2 क्रॉस 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो h2 का वैल्यू क्या हो गया 4 हो जाएगा। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर मैथमेटिकली समझूं तो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज का 2 गुना हो जाएगा। और अगर मैं टोटल वैल्यू निकालूं तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, 4 mm का हो जाएगा। तो यहाँ पर h2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 mm हो जाएगा। तो अगर मैं दोनों का कंपेयर करूँ तो यहाँ पर कितना गुना बढ़ा है, 2 गुना बढ़ा है। तो ये मतलब होता है मैग्निफिकेशंस का। तो यही काम है सिंपल माइक्रोस्कोप का। अर्थात अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, किसी भी टिन्नी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अगर माइक्रोस्कोप का यूज़ कर रहे हैं तो हमको मैग्निफिकेशन निकालना आना चाहिए। यहाँ पर जो मैग्निफिकेशंस का जो फॉर्मूला बताया हूँ ये नॉर्मल लेंस के लिए है, जो हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। बट यहाँ पर माइक्रोस्कोप के लिए मैग्निफिकेशंस का डेफिनेशन कुछ बदल जाता है। तो वो डेफिनेशन जो है कैसे बदलता है और इसके लिए क्या फॉर्मूला आता है, उसी फॉर्मूला को हम लोग डिराइव करने वाले हैं। आई होप अब आप लोग को समझ में आ गया होगा इस टॉपिक में इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग क्या करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए क्या करने वाले हैं, मैग्निफिकेशंस का फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। और इसी को आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए मैग्नीफाइंग पावर का डेरिवेशन करिए। तो चलिए डेरिवेशंस की तरफ बढ़ते हैं। डेरिवेशंस की तरफ बढ़ने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ, जो कैपिटल डी होता है, जहाँ पर भी आप लोग को इस लेक्चर में कैपिटल डी दिखे मतलब समझ जाना वहाँ पर लीस्ट डिस्टेंस की बात हो रही है, या इसी को नियर पॉइंट भी कहा जाता है। और नॉर्मल आई के लिए लीस्ट डिस्टेंस को 25 सेंटीमीटर माना जाता है। लीस्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर बोलने का मतलब ये है, यदि हम लोग अपनी आँखों से अगर 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तब हम लोग इसका पिक्चर क्लियर देख पाते हैं। और अगर इससे हम लोग थोड़ा सा भी और पास मिला देते हैं, 25 से हम लोग इसको 24 कर देते हैं, तो ये जो ऑब्जेक्ट है हमको खुली आँखों से धुंधला दिखाई देने लगता है। तो हम लोग मिनिमम कितना डिस्टेंस को अपनी आँखों से देख सकते हैं, नियर बाई से, तो मिनिमम होता है ये 25। ठीक है। और अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो हम लोग इनफाइनाइट डिस्टेंस का देख सकते हैं, बहुत दूर तक देख सकते हैं, है ना। तो ये हमारा जो नॉर्मल आई है इसका रेंज है, इसको भी आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके होंगे। अब चलिए डेरिवेशंस की तरफ बढ़ते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए हम लोग का टारगेट क्या है, मैग्नीफाइंग पावर या मैग्निफिकेशंस का डेरिवेशन करना। तो इसका डेरिवेशंस करने से पहले यहाँ पर ये जो डायग्राम दिया हुआ इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर 3 डायग्राम है, फिगर ए, फिगर बी और फिगर सी। ठीक है। तो यहाँ पर फिगर ए क्या रिप्रेजेंट करता है, द मैग्नीफाइंग लेंस इज लोकेटेड सच दैट द इमेज इज एट द नियर पॉइंट। जैसे कि एक लेंस है और ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पर बनता है, डी डिस्टेंस पर बनता है या लीस्ट डिस्टेंस पर बनता है। तो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है फिगर ए। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड फिगर हमको क्या बताता है, द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट इज द सेम एज दैट एट द नियर पॉइंट। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का लेंस यूज़ नहीं किया गया है और हमारी आँखों से जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूर पर रखा हुआ है, 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है। तो यहाँ पर ये वाला जो सेकेंड डायग्राम है हमको ये बताता है कि हमारे आई के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट जो है कितना एंगल बनाती है, या इसी को बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू जो आंतरिक कोण बना रहा है उस कोण को या उस एंगल को, इंटीरियर एंगल को, सबस्टैंडर्ड का मतलब है ऑब्जेक्ट के थ्रू जो इंटीरियर एंगल बनता है उस एंगल को डिफाइन कर रहा है ये वाला डायग्राम। यहाँ पर किसी भी प्रकार का लेंस यूज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर कोई लेंस नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा आई है और आई के द्वारा हम लोग इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ये है।
ठीक है, लीस्ट डिस्टेंस बोलते हैं जिसको। अब यहाँ पर जो फिगर सी है ये हमको क्या बता रहा है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है और यहाँ पर एक लेंस रखा हुआ है, एक सिंगल लेंस है, यहाँ पर सिंगल लेंस की बात हो रही है, मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप की ही बात हो रही है ना। अगर मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख दिया हूँ और इस ऑब्जेक्ट का इमेज जो है अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर बन रहा है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर बन रहा है, तो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है फिगर सी। तो यही चीज लिखा हुआ है, द ऑब्जेक्ट नियर द फोकल पॉइंट ऑफ लेंस द इमेज इज फर ऑफ बट क्लोजर देन द इनफाइनाइटी। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये वाले ऑब्जेक्ट का जो इमेज है बहुत दूर बन रहा है, इधर बहुत दूर बन रहा है, लेकिन इनफाइनाइट से पहले बन रहा है। ये इनफाइनाइट में नहीं, इनफाइनाइट से पहले बन रहा है, जिसको हम लोग आसानी से देख सकते हैं। तो मैं इस प्रकार से बोल सकता हूँ, माइक्रो केस में हम लोग को 2 केस मिलता है, केस 1 मिलता है और केस 2 मिलता है, केस 2 मिलता है। ये तो नॉर्मल केस है, ये कौन सा केस है, नॉर्मल केस है। यहाँ पर हम लोग कोई लेंस यूज़ नहीं कर रहे हैं। जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट को मुझे देखना है तो डायरेक्ट मैं खुली आंखों से देख रहा हूँ उसको। अभी मुझे खुली आंखों से ये क्लियर नहीं दिख रहा है, इसको मुझे और मैग्नीफाई करके बड़ा करके देखना है, तब मैं क्या करता हूँ, लेंस का यूज़ करता हूँ। तो लेंस का यूज़ करता हूँ तो मुझे ये वाला डायग्राम मिलता है, ये केस 1 है, या फिर मुझे ये वाला डायग्राम मिलता है जब लेंस का यूज़ करता हूँ। तो इन दोनों डायग्राम में, इन दोनों केस में क्या डिफरेंस है, तो इन दोनों केस में डिफरेंस है केवल मैग्निफिकेशंस का, केवल मैग्निफिकेशंस का। तो इन दोनों केस के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैग्निफिकेशंस का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। आई होप अब आप लोग को टारगेट समझ में आ गया होगा कि सिंपल माइक्रोस्कोप में हम लोग को केस 1 यानी कि जब ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पर बनता है, नियर पॉइंट या लिस्ट डिस्टेंस पर बनता है, तब मैग्निफिकेशंस का फॉर्मूला क्या होगा माइक्रोस्कोप के लिए, सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए, ये हम लोग को डिराइव करना है। और सेकेंड केस में हम लोग को डिराइव करना है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का सिंपल माइक्रोस्कोप से उसका जो इमेज है इनफाइनाइटी पर बने, इनफाइनाइट से पहले या दूर बने, लिस्ट डिस्टेंस से दूर में बने, तब उसका मैग्निफिकेशंस का फॉर्मूला क्या होगा, ये डिराइव करना हम लोग का टारगेट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग डेरिवेशंस की तरफ। तो यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ केस 1 में हम लोग क्या बात करेंगे, मैग्निफिकेशन व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, या इसी को बोला जाता है नियर पॉइंट। ठीक है, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। अब आप लोगों को ये वाला डायग्राम भूल जाना है अभी के लिए, और ये वाला डायग्राम भी भूल जाना है, केवल ये वाला डायग्राम याद रखना है। इसमें क्या किए हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस लिए हैं और इससे कुछ ही दूरी पर, कुछ ही डिस्टेंस पर हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट ले रखा है। ठीक है, और जैसे ही यहाँ से एक रे को, ऑप्टिकल रेस को जब हम लोग यहाँ से इंसिडेंट करवाते हैं तो यहाँ से रिफ्रैक्ट हो जाती है, और जब हम लोग एक रे को यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर पॉइंट से इंसिडेंट करवाते हैं तो ये बिना रिफ्रैक्शंस का सीधा चला जाता है। और जब हम लोग इस रे को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, इन दोनों रेस को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, तो ये इस पॉइंट पर मिलता है। मैं कंसिडर कर लेता हूँ, ये ऑब्जेक्ट को हम लोग ए बी कंसिडर कर लेते हैं। तो इसका जो फोटो है हम लोग को कहाँ पर मिलता है, यहाँ पर मिलता है। तो इसको मैं ए डैश और बी डैश कंसिडर कर सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका इमेज यहाँ पर मिला है और इसका डिस्टेंस क्या है, डी है। मतलब ये लिस्ट डिस्टेंस पर बना हुआ है, मतलब ये हमारी आंखों से, ये जो लेंस है, लेंस से कितनी दूरी पर बना है, डी डिस्टेंस पर बना है। इसको हम लोग लिस्ट डिस्टेंस बोलते हैं। और इसी को हम लोग बोल सकते हैं इमेज डिस्टेंस, क्योंकि इमेज डिस्टेंस क्या होता है, जो इमेज होता है और जो लेंस का ऑप्टिकल सेंटर पॉइंट या रिफ्रैक्टिव एक्सिस जो होता है, यहाँ से बीच का डिस्टेंस होता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर u क्या चीज़ है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। हम लोग को पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से रिप्रेजेंट करते हैं और इमेज डिस्टेंस को v से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोगों को पता है मैग्निफिकेशंस का फॉर्मूला क्या होता है, इमेज ऑफ हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या इसी को हम लोग u और v के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। इसका डेरिवेशन हम लोग कर चुके हैं, आप लोग पिछले लेक्चर में जाकर देख सकते हैं। तो इसको मैं इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेता हूँ। अब हम लोग को पता है लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। यहाँ से मैं 1/u को इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, 1/f को इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो मुझे मिल जाता है 1/u इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/f, ये मिल जाता है। इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन नंबर 2 का जो ये 1/u का जो वैल्यू है, इसको मैं यहाँ पर ले जाकर पुट कर देता हूँ।
ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है, ये v को मैं इधर लिख देता हूँ, 1/u की जगह पर इसको रिप्लेस कर देता हूँ। तो m इज इक्वल टू मिल जाता है v, ब्रैकेट में 1/v माइनस 1/f। यहाँ पर मैं अगर v को कॉमन निकाल लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, m इज इक्वल टू, ये v पहले से था, इसको कॉमन निकालूंगा तो अपन में भी v आ जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, और ये वाला v जो है यहाँ से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इसको कॉमन निकालें, यहाँ पर v नहीं है तो ऊपर में v आ जाएगा, है ना, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई, इसका 1/v का मल्टीप्लाई किया हूँ, अगर यहाँ पर v लिया हूँ और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करूँ तो फिर से मुझे ऐसे ही मिल जाएगा, इसलिए, है ना। तो यहाँ पर 1/v को मैं कॉमन निकालो, यहाँ पर 1/v नहीं है तो ऊपर में v आ जाएगा, तो फाइनली हम लोग को इतना मिल जाएगा 1 माइनस v/f। अब यहाँ से v और v कैंसिल आउट हो जाएगा तो m इज इक्वल टू कितना मिल गया, 1 माइनस v/f। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर कर लेता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, हम लोग को मिल गया था m इज इक्वल टू 1 माइनस v/f, ये इक्वेशन नंबर 3 मिल गया था। अब हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम फिगर a, फ्रॉम फिगर a का मतलब इस वाले फिगर से हम लोग देख सकते हैं ये वाला जो d है वो v के इक्वल है, बट अगर मैं यहाँ पर साइन कन्वेंशन लगाऊँ कॉन्वेक्स लेंस के लिए तो यहाँ पर और इमेज डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा, साइन कन्वेंशन लगाऊंगा तो, क्योंकि लेफ्ट साइड में है ये, है ना। तो यहाँ पर d को मैं v के इक्वल लिख सकता हूँ और यहाँ पर नेगेटिव लगा देता हूँ साइन कन्वेंशन से। तो अगर मैं यहाँ पर v को d से रिप्लेस कर दूँ विथ साइन, तो इस फॉर्मूले को मैं क्या लिख सकता हूँ, m इज इक्वल टू 1 प्लस d/f लिख सकता हूँ। तो इसी को कहा जाता है सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए मैग्निफिकेशंस का फॉर्मूला। कौन से केस में, जब इमेज कहाँ पर बन रहा था, लिस्ट डिस्टेंस पर बन रहा था तब, ठीक है। तो यहाँ पर केस 1 कंप्लीट होता है, इसी को मैं यहाँ पर लिखा हूँ। यहाँ से हम लोग रिजल्ट निकाल सकते हैं कि m जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोकल लेंथ के, तो इसी को यहाँ पर लिखा हुआ है, शॉर्टर द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस द ग्रेटर इज द मैग्नीफाइंग पावर। यहाँ से हम लोग रिजल्ट निकाल सकते हैं, अगर हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप में जो लेंस यूज़ कर रहे हैं, अगर उस लेंस का फोकल लेंथ जितना कम होगा हमको मैग्नीफाइंग उतना ही मिलेगा, मतलब वो किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज को उतना ही बड़ा करके देगा उसका फोकल लेंथ जितना कम होगा। वहीं यहाँ पर लिखा हुआ है शॉर्टर द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस द ग्रेटर। जब फोकल लेंथ ग्रेटर होगा तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा, ग्रेटर होगा। वही चीज़ यहाँ पर रिजल्ट मिलता है हमको। तो यहाँ पर केस 1 कंप्लीट होता है। अब हम लोग बात करेंगे केस 2। केस 2 यानी कि ये जो फिगर सी है इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग बात करेंगे केस 2 की, मैग्निफिकेशन व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी एज सो इन फिगर सी। जैसे कि इस फिगर सी में आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखे हैं और इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो कहाँ पर बन रहा है, बहुत दूर बन रहा है, इनफाइनाइट से पहले बन रहा है, ठीक है। और ये यहाँ पर बन रहा है, मतलब d डिस्टेंस से ज़्यादा डिस्टेंस पर बन रहा है, फर पॉइंट पर बन रहा है। जैसे कि d को हम लोग क्या बोलते हैं, नियर पॉइंट बोलते हैं ना, d को क्या बोलते हैं, नियर पॉइंट या लीस्ट डिस्टेंस बोलते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर इमेज जो है d डिस्टेंस से ज़्यादा डिस्टेंस पर मिल रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर डिस्टेंस या फिर फर पॉइंट बोलते हैं। फर पॉइंट किसको बोलते हैं, यहाँ पर डिस्टेंस का जो वैल्यू है ज़्यादा होता है d से, ठीक है। तो उस सिचुएशंस में, तो इस केस में हम लोग को मैग्निफिकेशंस का फॉर्मूला क्या मिलेगा, चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये फिगर आप लोग को दिख रहा होगा, अगर इसमें मैं ट्रायंगल ओ ए बी अगर यहाँ पर मैं टेन थीटा का फॉर्मूला लगाऊं। अच्छा, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, यहाँ पर 2 एंगल आप लोगों को पता होना चाहिए। एक एंगल जो है जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जो कि थीटा 0 है, इसको किसी किसी बुक में अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा एंगल होता, ये एंगल ऑब्जेक्ट के थ्रू बन रहा है ना, इसलिए इसको एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। इसी प्रकार जो फोटो बनता है ना, इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा, अगर मैं यहाँ पर कोई लेंस रख दूँ तो यहाँ पर इसका फोटो जो है आगे बनेगा, ठीक है। वो लिस्ट डिस्टेंस पर बन सकता है या फिर फर पॉइंट पर बन सकता है। तो दोनों ही केस में हम लोग को एक और एंगल मिलता है जो इमेज की वजह से मिलता है, जिसको एंगल सबटेंडेड बाय
इमेज कहा जाता है, तो उसको थीटा आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा आई से। तो याद रखिएगा थीटा आई का मतलब क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय इमेज। और थीटा जीरो का मतलब क्या है? थीटा नॉट का मतलब क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। यहाँ पर थीटा जीरो दिखाया गया, यहाँ पर थीटा आई। यहीं पर यहाँ पर थीटा जीरो को भी देख पा रहे हैं, यहाँ पर थीटा आई। बट एक चीज़ याद रखिएगा, किसी किसी बुक में थीटा जीरो की जगह पर अल्फा लेते हैं और किसी किसी बुक में थीटा आई की जगह पर बीटा कंसिडर करते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा और हम लोग आगे यूज़ भी करेंगे। यहाँ पर मैं एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, इसलिए थीटा जीरो थीटा आई लिया हूँ। आगे मैं भी अल्फ़ा बीटा का यूज़ कर सकता हूँ, इसलिए यहाँ पर इसको मैं बताया हूँ। अब यहाँ पर अगर मैं इस ट्रायंगल में टेन थीटा का कॉन्सेप्ट लगाऊं तो टेन थीटा आई इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर का मतलब है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और बी का मतलब है फोकल लेंथ। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर आगे देखते हैं, तो टेन थीटा आई का वैल्यू हम लोग को क्या मिल गया? एच अपॉन एफ। बट यहाँ पर थीटा का वैल्यू बहुत छोटा है, इसलिए टेन थीटा आई को थीटा आई के इक्वल कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ से थीटा आई का वैल्यू मिल जाएगा मुझे एच अपॉन एफ। इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। इसी प्रकार एक और ट्रायंगल है, ट्रायंगल ओ पी क्यू। ओ पी क्यू ये कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? यहाँ पर ओ पी क्यू। ओ पी क्यू। अगर इस ट्रायंगल की बात करूं तो इस ट्रायंगल में टेन थीटा जीरो ये क्या चीज़ है? एच अपॉन डी के इक्वल होगा। कितने के इक्वल होगा? एच अपॉन डी के इक्वल होगा। और डी को मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस वी के इक्वल लिख सकता हूँ। तो टेन थीटा जीरो इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा? एच अपॉन माइनस वी। और अगर मैं थीटा को स्मॉल कंसिडर कर लूँ तो थीटा जीरो इज इक्वल्स टू एच अपॉन माइनस वी भी लिख सकता हूँ। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेता हूँ। तो मुझे मिल गया इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 मिल गया है। अच्छा, इस वाले ऑब्जेक्ट का हमको जो इमेज है वो यहाँ पर मिला था, तो यहाँ पर ये इमेज मिला था। बट ये बी डेस, बी डबल डेस और ए डेस क्या है, किसी को कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। तो याद रखना, जब हम लोग एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं तो जो इमेज हमको मिलता है, जो इमेज मिलता है, तो वहाँ पर हम लोग जिस ऑब्जेक्ट का इमेज मिला है, इस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर देते हैं? जहाँ पर इमेज मिलता है वहीं पर शिफ्ट कर देते हैं। तो इसीलिए इस एंगल को कहा जाता है सबटेंडेड एंगल। क्या कहा जाता है? सबटेंडेड एंगल कहा जाता है। ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट का इमेज होता है, तो इमेज के द्वारा जो एंगल मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल सबटेंडेड बाय इमेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ यूजिंग एंगुलर मैग्निफिकेशंस। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों ने मैग्निफिकेशंस का जो फॉर्मूला पढ़े थे H2 अपॉन H1, ये हम लोग सिंपल लेंस के लिए जब उसका वर्किंग का स्टडी कर रहे थे तब पढ़े थे। बट इस वाले केस में, माइक्रोस्कोप वाले केस में, यहाँ पर हम लोग मैग्निफिकेशंस को एंगुलर मैग्निफिकेशंस कहेंगे। एंगुलर मैग्निफिकेशंस इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है? एंगल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जबकि यहाँ पर डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता था। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते थे? सिंपल मैग्निफिकेशन या लीनियर मैग्निफिकेशन बोल देते थे। ठीक है, बट यहाँ पर एंगल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अच्छा, मैंने यहाँ पर बोला कि मैग्निफिकेशन पहले डिस्टेंस या हाइट के ऊपर डिपेंड करता था, मतलब H2, H1, U, V, F इन सब के ऊपर डिपेंड करता था। अब यहाँ एंगल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? मैग्निफिकेशंस का फॉर्मूला लिखेंगे m इज इक्वल टू थीटा आई अपॉन थीटा जीरो। जहाँ पर थीटा आई का मतलब मैं बता चुका हूँ, एंगल सबटेंडेड एट द आई बाई इमेज, और थीटा जीरो का मतलब भी मैं बता चुका हूँ, ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एंगल मिलता है उसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि हम लोग को इक्वेशन नंबर 1 से मिल चुका था थीटा आई इज इक्वल टू एच अपॉन एफ, और इक्वेशन नंबर 2 मिल चुका था थीटा जीरो इज इक्वल टू एच अपॉन माइनस वी। और इन दोनों वैल्यू को अगर मैं इक्वेशन नंबर, जो एंगुलर मैग्निफिकेशंस का जो फॉर्मूला था इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 मिल चुका था। अब यहाँ पर मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 के वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देता हूँ। तो पुट करने के बाद मुझे क्या मिल जाता है? m इज इक्वल टू एच अपॉन एफ क्रॉस माइनस वी अपॉन एच मिल जाता है। ये वाला h और ये वाला h कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली मुझे मिल जाएगा माइनस वी अपॉन एफ मिल जाएगा।
अब चूंकि हम लोग को पता है d को मैं माइनस वी के इक्वल लिख सकता हूँ, तो v को मैं माइनस वी को d लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो m इज इक्वल्स टू मुझे कितना मिल जाता है, m इज इक्वल्स टू d अपॉन f मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर केस 2 भी कंप्लीट होता है। इसी को कहा जाता है सेकेंड केस, या इसी को कहा जाता है मैग्नीफाइंग पावर फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप इन केस ऑफ व्हेन इमेज इज ऑब्टेन्ड एट इनफाइनाइटी। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, केस 1 के लिए हम लोगों ने मैग्निफिकेशन निकाला था 1 प्लस डी अपॉन एफ, और केस 2 के लिए हम लोगों ने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकाला m इज इक्वल्स टू डी अपॉन एफ। ठीक है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, तो केस 1 में जो मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर जो हम लोग को मिल रहा था वो ज़्यादा मिल रहा था कंपेयर टू केस 2। ठीक है, इसका मतलब ये है अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को सिंपल माइक्रोस्कोप के थ्रू देखें और उसका इमेज जो है बहुत दूर बन रहा है, इनफाइनाइट पर मिल रहा है, तो वहाँ पर हम लोग को जो उसका फोटो है उतना बड़ा नहीं दिखेगा। और जब हम लोग उसको लिस्ट डिस्टेंस पर रखेंगे या हमारी आंखों से नॉर्मल डिस्टेंस पर रखेंगे 25 सेंटीमीटर पर, तो हम लोग उसको एकदम ज़्यादा अच्छे से क्लियर देख पाएंगे। ये बताता है हमको केस 1 और केस 2। और यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस मैग्निफिकेशन इज़ 1 लेस देन और मिनिमम दैन द मैग्निफिकेशन केस 1। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया है कि केस 2 का जो मैग्नीफाइंग पावर है या मैग्निफिकेशन है ये लेस देन होता है केस 1 के कंपैरिजन में। तो कितना कम ज़्यादा होता है, तो याद रखिएगा 1 कम ज़्यादा होता है। ये जो है 1 लेस देन है और ये जो है 1 ग्रेटर देन है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों फॉर्मूला को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पर जो सिंपल माइक्रोस्कोप का डेरिवेशन और जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट होता है। अब आगे हम लोग बात करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। वैसे तो आप सभी को पता है कि सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है, फिर भी मैं कुछ यहाँ पर पॉइंट आउट कर दिया हूँ, इसको एक बार देख लेते हैं, ये हम उसको देख लेते हैं। जैसे कि वॉच मेकर आप लोग देखे होंगे, घड़ी बनाने वाले लोग, इन लोगों इसको जैसे वॉच होता है या क्लॉक होता है, उसको बनाने में उसका जो पार्ट्स है बहुत छोटा छोटा होता है, तो वो दिखाई नहीं देता अच्छे से। तो उस सिचुएशंस में जो छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, उसको देखने के लिए यूज़ करते हैं किसका, सिंपल माइक्रोस्कोप का। ज्वेलरी मेकर्स इन लोग भी यूज़ करते हैं, जो ज्वेलरीज दुकान होते हैं वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है सिंपल माइक्रोस्कोप का। फॉर मैग्नीफाइंग द प्रिंटेड लेटर इन बुक, फाइबर, थ्रेड, क्लॉथ, सिंपल, ये सब चीज़ तो मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ। जो लेटर्स होते हैं या बुक में जो जिसका फॉन्ट एकदम छोटा छोटा होता है, तो उन सभी को मैग्नीफाई करने के लिए, बड़ा करके देखने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। इन साइंस लेबोरेटरी टू रीड वर्नियर स्केल एंड अदर्स, फिजिक्स लैब में भी इसका बहुत सारे यूज़ है। जैसे कि हम लोग वर्नियर कैलिपर्स यूज़ करते हैं, स्क्रू गेज यूज़ करते हैं, या हम लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं जैसे मीटर ब्रिज से रिलेटेड, तो उसमें जो स्केल बना रहता है, या ऑप्टिकल बेंच वाला जो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें जो स्केल बना रहता है वो ठीक से दिखाई नहीं देता है। तो उस सिचुएशंस में भी हम लोग ये वाला मैग्नीफाइंग ग्लास या सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। तो ये रहा सिंपल माइक्रोस्कोप का डेरिवेशन फार्मूला और उसका यूज़। सिंपल माइक्रोस्कोप कुछ ऐसा दिखता है, बट यहाँ पर मल्टीपल लेंस का यूज़ नहीं होता है, केवल एक ही कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ होता है, तभी ये माइक्रोस्कोप क्या कहलाएगा, सिंपल माइक्रोस्कोप कहलाएगा। ठीक है, और ये जो माइक्रोस्कोप, ये जो डिवाइस होता है या इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें इतने सारे पार्ट्स होते हैं, सबके अलग अलग वर्क होते हैं। जैसे कि इसको आगे खिसकाना, पीछे खिसकाना, या एडजस्ट करना, या ऑरिजेंटल सेटअप, ये सब होता है। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सब हमको करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप लोग के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट था वो सारा चीज़ मैंने करवा दिए हैं। तो यहाँ पर सिंपल माइक्रोस्कोप से रिलेटेड सारा चीज़ कंप्लीट होता है। अब आगे हम लोग बात करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, माइक्रोस्कोप 2 टाइप से होता है, जिसमें से एक सिंपल था और एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। अब जिस प्रकार हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप को समझे हैं, देखें, उसी प्रकार आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप को भी देखेंगे। यहाँ पर भी हम लोग का टारगेट रहेगा मैग्निफिकेशंस का फॉर्मूला डिराइव करना। अच्छा, कुछ लोगों के मन में ये डाउट आ रहा होगा, जब सिंपल माइक्रोस्कोप से काम चल रहा था तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसको अगर मैं आसान शब्दों में बोलूं तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या कर रहा था, हमको छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए वो मैग्नीफाई करके दे रहा था,
बट बहुत ज़्यादा जो टिन्नी साइज का जो बैक्टीरियाज होते हैं जो हमको दिखाई नहीं देते हैं, या फिर जो सेल स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको वो मैग्नीफाई नहीं कर पा रहा था, बहुत ज़्यादा क्लियर अगर बड़ा करके दिखाता था तो उसमें शार्पनेस की कमी होती थी, अच्छे से क्लियर दिख नहीं पाता था। तो वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करते थे, केवल एक ही लेंस यूज़ करते थे। और जब हम लोग दो लेंस का यूज़ करते हैं तो उसमें जो है मैग्नीफाइंग के साथ साथ उसमें क्लियरिटी और शार्पनेस भी आने लगती है इमेज में। तो इस प्रकार से एक लेंस के जगह पर दो लेंस यूज़ करने लगे। तो जब हम लोग किसी भी डिवाइस को, इंस्ट्रूमेंट्स को बनाने के लिए एक लेंस की जगह पर दो लेंस यूज़ करते हैं या दो लेंस से ज़्यादा यूज़ करते हैं, तब हम लोग उस डिवाइस को क्या कह देते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कह देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, माइक्रोस्कोप की। अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट डिवाइस है, माइक्रोस्कोप डिवाइस है या इंस्ट्रूमेंट्स है, उसमें वन लेंस यूज़ ना करके दो लेंस या तीन लेंस यूज़ कर रहे हैं, मल्टीपल लेंस यूज़ कर रहे हैं, तो उसको सिंपल माइक्रोस्कोप ना बोलकर हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोल देते हैं। चलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है उसको देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर टारगेट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर भी हम लोग मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला डिराइव करेंगे दोनों ही केस में, केस 1 और केस 2, यहाँ पर दोनों केस की ही बात करेंगे। ठीक है, केस 1 में हम लोग बात करेंगे जब हम लोग को इमेज कहाँ पर मिलता है, लिस्ट डिस्टेंस पर मिलता है या डी डिस्टेंस पर मिलता है, उस केस में। और सेकंड केस में हम लोग बात करेंगे जब इमेज हमको कहाँ मिलता है, इनफाइनाइटी पर मिलता है या इनफाइनाइट से पहले या फर पॉइंट पर मिलता है तब। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है अ सिंपल माइक्रोस्कोप हैज़ अ लिमिटेड मैक्सिमम मैग्निफिकेशन फॉर रियलिस्टिक फोकल लेंथ। जो रियल फोकल लेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग देखते थे सिंपल माइक्रोस्कोप से, तो सिंपल माइक्रोस्कोप जो है एक लिमिट हद तक ही उसको मैक्सिमम करके दिखा पा रहा था। बट वो मैक्सिमम करके दिखाने के साथ साथ उसमें थोड़ा बहुत शार्पनेस की भी कमी रहती। जब हम लोग उसको थोड़ा सा और बड़ा करने की कोशिश करते हैं तो इमेज का शार्पनेस जो है कम होने लगता है। आगे देखते हैं, फॉर मच लार्जर, जो टिन्नी साइज के ऑब्जेक्ट होते हैं तो उसको बड़ा करके देखने के लिए, ठीक है, फॉर मच लार्जर मैग्निफिकेशंस को और लार्ज करने के लिए वन यूजेस टू लेंसेज, वन कंपाउंडिंग द इफेक्ट ऑफ द अदर, दिस इज नोन एज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आसान शब्दों में अगर मैं इसको बोलूं तो टिन्नी साइज के ऑब्जेक्ट को हम लोग क्लियरली और बड़ा करके देखने के लिए सिंपल माइक्रोस्कोप के कंपैरिजन में इसको और मैग्नीफाइंग करने के लिए हम लोग एक और लेंस ऐड कर देते हैं, तो उसी माइक्रोस्कोप को हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप कह देते हैं। बात खत्म यहाँ तक। ठीक है, इसमें आप लोगों को फंसना नहीं है। चलिए अब डेरिवेशंस की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा टारगेट तो हमको पता चल गया, एम का वैल्यू निकालना है, बट ये रे डायग्राम को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर रे डायग्राम समझ में आ जाता है तो डेरिवेशन में कुछ नहीं रखा है। ठीक है, तो पहले डेरिवेशन को समझ लेते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि माइक्रोस्कोप्स, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में टू लेंस का यूज़ करते हैं। तो ये फर्स्ट लेंस है, ये सेकेंड लेंस है। जो ये वाला लेंस है इसको हम लोग ऑब्जेक्ट की तरफ रखते हैं, इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोल देते हैं। और ये वाला लेंस जो है हमारी आंखों की तरफ होता है, इसलिए हम लोग इसको आई पीस बोलते हैं या आई लेंस बोल देते हैं। तो इन दोनों लेंस को हम लोग ऐसा सेटअप रखते हैं, ऐसा अरेंजमेंट रखते हैं कि इसका प्रिंसिपल एक्सिस जो है एक ही पॉइंट पर कॉइंसाइड हो। जैसे कि ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है लेंस का और ये इस लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है। और जब हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करते हैं तो दोनों का सेंटर जो ऑप्टिकल पॉइंट है वो दोनों ही एक दूसरे को क्या करते हैं, दोनों के सेंटर पॉइंट से होकर गुजरता है प्रिंसिपल एक्सिस जो है। इसका मतलब दोनों लेंस जो है एक दूसरे से पैरेलल होते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को रख देते हैं और इस ऑब्जेक्ट से एक रे जो है क्या करता है, यहाँ से इंसिडेंट होता है, यहाँ से रिफ्रैक्ट होके ये फोकस से होते हुए जाता है। अच्छा, यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है जिसका ऑप्टिकल सेंटर हम लोग वो कंसीडर कर रखे हैं, तो इस लेंस का मैं कंसीडर कर लेता हूँ। यहाँ पर इसका प्रिंसिपल फोकल लेंथ है या प्रिंसिपल फोकस है, फोकल लेंथ नहीं, प्रिंसिपल फोकस है। और राइट साइड में इसका जो सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस है वो यहाँ पर है, इसको F0 कंसिडर कर लेते हैं। जैसे ही इस वाले रे को हम लोग यहाँ से इंसिडेंट करवाएंगे तो रिफ्रैक्शंस के बाद ये कहाँ से होकर जाएगी, इस फोकस से होकर जाएगी। उसी प्रकार
इस ऑब्जेक्ट से एक और रे को जब मैं इंसिडेंट करवाता हूँ इस लेंस के ऊपर ऑप्टिकल सेंटर पर, तो ये बिना रिफ्रैक्शंस के सीधा चली जाती है। फिर ये दोनों रे जो है एक दूसरे को इस पॉइंट पर कट करते हैं। इसका मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज, ए बी ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा। इसको हम लोग ए डैश बी डैश कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। पहले वाले लेंस का अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस वाले लेंस में आएंगे। इतना आया होगा समझ में, आई होप। अब आगे बात करते हैं, ये जो पहले लेंस के रिस्पेक्ट में ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं, u0 कंसीडर कर लेते हैं। और चूंकि ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसका फोकल लेंथ को हम लोग कंसीडर कर चुके हैं, f0 है, तो ये फोकल लेंथ का जो डिस्टेंस है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, ये वाला जो फोकल प्रिंसिपल फोकस है और जो ऑप्टिकल सेंटर है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, f0 बोलेंगे, या आई ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ कहेंगे। अब बात आती है दूसरे वाले लेंस की। तो सबसे पहले ये पहला लेंस है, ये दूसरा लेंस है, तो दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस हम लोग कंसिडर कर लेते हैं L है। और L पहले वाला जो लेंस है, ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसको हम लोग L0 कंसिडर कर लेते हैं। और ये जो दूसरा वाला लेंस है जिसको हम लोग नेत्रिका बोलते हैं या आई पीस बोलते हैं, इसको LE कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर LO लिखने से हमको सब समझ में आएगा कि ऑब्जेक्टिव लेंस की बात हो रही है, LE लिखने पर हमको समझ में आएगा आई पीस वाले लेंस की बात हो रही है। तो इस वाले लेंस को हम लोग कौन से डिस्टेंस पर रख देते हैं, पहले वाले लेंस के कंपैरिजन में L डिस्टेंस पर रख देते हैं। अब यहाँ से यहाँ हमको इस लेंस के रिस्पेक्ट में इस ऑब्जेक्ट का इमेज हमको यहाँ पर मिला था। अब यहाँ से लाइट को हम लोग फिर से इंसिडेंट करवाते हैं दूसरे लेंस में। तो जब यहाँ से लाइट इंसिडेंट करती है तो यहाँ से रिफ्रैक्ट होकर सीधा हमारे आंखों की तरफ चला जाता है। इसी प्रकार यहाँ से दूसरे लाइट को जब हम लोग इंसिडेंट करवाते हैं तो ये फिर रिफ्रैक्ट होकर हमारी आंखों की तरफ चला जाता है, ऐसे ऐसे चला जाता है। ठीक है, लेंथ हम लोग कंसिडर कर लेते हैं FE है। चूंकि यहाँ पर इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो इस लेंस का जो फोकल पॉइंट है या प्रिंसिपल फोकस है उसको हम लोग यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं। और इतनी ही डिस्टेंस पर इधर भी होगी आगे। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इसका जो ऑप्टिकल सेंटर पॉइंट है और इस ऑब्जेक्ट के दोनों के बीच का जो लेंथ होगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, FE कहेंगे। और FE का मतलब क्या है, ये आई पीस लेंस का फोकल लेंथ है। और जब हम लोग इन दोनों रेस को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पर कट करते हैं। इसका मतलब ये है कि इस वाले इमेज का जो इमेज है, इस ऑब्जेक्ट का इस लेंस के रिस्पेक्ट में ये इमेज है, बट इस वाले लेंस के रिस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसको हम लोग इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पर बनेगा भी बोल सकते हैं, या फिर इस इमेज का इमेज यहाँ पर बनेगा भी बोल सकते हैं। तो इस लेंस के रिस्पेक्ट में इस वाले इमेज का इमेज हमको कहाँ पर मिलेगा, इस पॉइंट पर मिलेगा। अगर इसको हम लोग A डैश B डैश मान रखे हैं तो यहाँ पर जो इमेज बनेगा इसको हम लोग B डबल डैश A डबल डैश कंसिडर कर सकते हैं। और ये इमेज जो है कहाँ पर बन रहा है, आई लेंस से D डिस्टेंस पर बन रहा है, लीस्ट डिस्टेंस पर बन रहा है। इसका मतलब यहाँ पर हम लोग कौन से केस की बात कर रहे हैं, केस 1 की बात कर रहे हैं। जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप में हम लोग केस 1 की बात किए थे, वैसे ही कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए केस 1 की बात कर रहे हैं। और केस 1 क्या बताता है, ये हमको ये बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसको हम लोग जूम करके देखना चाहते हैं, जिसको हम लोग मैग्नीफाई करके देखना चाहते हैं, उस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पर बनता है, लीस्ट डिस्टेंस पर बनता है। ये केस 1 है। और केस 2 में क्या होता है, ये जो इमेज है ये हमको यहाँ पर नहीं मिलेगा, बल्कि कहाँ पर मिलेगा, लीस्ट डिस्टेंस से दूर पर बनेगा, फर पॉइंट पर मिलेगा, या इनफाइनाइटी पर मिलेगा, या इनफाइनाइटी से जस्ट पहले मिलेगा, इनफाइनाइट पर नहीं, इनफाइनाइट से जस्ट पहले मिलेगा। ये इतना आया समझ में, आई होप ये सारा पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, जिसको मैं θ0 कंसिडर करते हैं, या किसी किसी बुक में इसको अल्फा कंसिडर कर लेते हैं, और θi की, θi मतलब बीटा की। तो अल्फा का मतलब क्या होता है, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, लेकिन ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ पर शिफ्ट करेंगे, तो इसको हम लोग जहाँ पर इमेज बन रहा है वहाँ पर शिफ्ट करेंगे। तो जब इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पर शिफ्ट कर दूंगा तो इसको मैं क्या कंसिडर कर लेता हूँ, B डबल डैश A ट्रिपल डैश कंसिडर कर लेता हूँ। और यहाँ से
ये जो ऑप्टिकल जो आई पीस है इसका जो सेंटर पॉइंट है, यहाँ से इसको हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, यहाँ पर जो एंगल बनेगा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, वही एंगल क्या होगा, अल्फा होगा। इसको हम लोग थीटा 0 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमको अल्फा मिलेगा, और अल्फा क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। तो ये इसका रूल है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है इसको हम लोग शिफ्ट कर देते हैं कहाँ पर, जहाँ पर इमेज बनता है, जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप में किए थे वैसे ही। तो यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इसका जो एंगल बनता है उसको हम लोग बोलेंगे अल्फा, और इमेज के साथ और प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे बीटा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये इमेज है, तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर पर। तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है और ये जो इमेज के साथ जो लाइन है, तो इन दोनों के बीच जो एंगल है उसको बोलेंगे बीटा। जैसे कि हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप में भी ऐसे ही निकाले थे। एक बार दिखा देता हूँ अगर नहीं समझ में आया होगा तो। वैसे अगर सिंपल माइक्रोस्कोप अगर समझ में आ गया होगा तो वो भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये था ऑब्जेक्ट। जब इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पर बन रहा था, यहाँ पर, तो इस ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ पर शिफ्ट किए थे, जहाँ पर इमेज बन रहा था। तब यहाँ पर थीटा 0 मिला था, और यहाँ पर एंगल किसके साथ बन रहा था, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बन रहा था। समझ में आया, इसको थीटा 0 या एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इसी प्रकार इमेज के साथ जो एंगल बनता है प्रिंसिपल एक्सिस का, इमेज के साथ जो एंगल बनता है उसको एंगल सबटेंडेड बाय इमेज बोलते हैं। सिमिलरली इसी प्रकार हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी देख रहे हैं कि अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या होता है। तो यहाँ पर मिला अल्फा और यहाँ पर मिला हम लोग को बीटा, ठीक है। तो आई होप ये रे डायग्राम अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। और डी का वैल्यू किसके इक्वल होता है, -VE के इक्वल होता है। ये इमेज है और इमेज डिस्टेंस को हम लोग क्या लेंगे, चूंकि ये इस लेंस के रिस्पेक्ट में इमेज है इसलिए यहाँ पर इमेज डिस्टेंस को V0 ना लेकर हम लोग VE लिए हैं, और यहाँ पर साइन कन्वेंशन लगा है इसलिए यहाँ पर इस माइनस लिए हैं। चलिए अब डेरिवेशंस करते हैं। इस केस 1 के लिए हम लोग को m का वैल्यू क्या मिलेगा। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल दिख रहा होगा आप लोगों को, ट्रायंगल EA'B'। कहाँ पर दिख रहा है, ये है E, ये है A' और ये है B'। अगर यहाँ पर मैं 10 का कॉन्सेप्ट लगाऊं, तो मुझे 10 बीटा इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, A' अपॉन B' मिलेगा, क्योंकि A' यहाँ पर परपेंडिकुलर का काम करेगा और B' यहाँ पर बेस का काम करेगा। तो A' का वैल्यू क्या है, H' है, और B' का वैल्यू ये क्या है, इस लेंस के लिए चूंकि ये ऑब्जेक्ट का काम करता है तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, UE होगा, इसलिए H' अपॉन UE मिल गया है। इसी प्रकार अगर मैं दूसरा ट्रायंगल ले लूँ, दूसरा ट्रायंगल क्या है, A', है, A', B' और E है। अगर इसमें मैं 10 अल्फा कंसिडर करूं तो अल्फा इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर A', B' अपॉन B', E। तो यहाँ पर A', B' का वैल्यू क्या मिलेगा, H, ये वाला वैल्यू कितना है, H है, और B', E, ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस को हम लोगों ने D कंसिडर कर रखा है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस D। तो हमको कितना मिल जाएगा, H अपॉन D। D को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, -VE से। तो यहाँ पर H अपॉन D को क्या लिख सकता हूँ, H अपॉन -VE लिख सकता हूँ, ठीक है। अब हम लोगों को पता है कि एंगुलर मैग्निफिकेशंस का डेफिनेशन होता है m = बीटा अपॉन अल्फा। तो बीटा का वैल्यू हमारे पास यहाँ से है, अल्फा का वैल्यू यहाँ से है, दोनों को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो H' अपॉन UE मिल जाएगा, इंटू में -VE अपॉन H मिल जाएगा। तो इसी को मैं अरेंज करके लिख देता हूँ, H' को H के साथ और VE को UE के साथ। तो मुझे मिल जाएगा m = H' अपॉन H -VE अपॉन UE। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेता हूँ। अब यहाँ पर चूंकि ये m0 क्या है, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस,
ठीक है। तो इस ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए मैग्निफिकेशंस का डेफिनेशंस क्या होता है जी, इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूं m0 इज इक्वल टू h डैश अपॉन h, ठीक है। और अगर मैं इसी को u और v के टर्म्स में लिखूं तो क्या हो जाएगा, v0 अपॉन u0 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं आई पीस के लिए, इस वाले लेंस के लिए मैग्निफिकेशंस का फॉर्मूला लिखूं तो एम ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वी ई अपॉन यू ई हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए मैग्निफिकेशंस लिखूं सेपरेट तो ये हो जाएगा। इसी प्रकार आई लेंस के लिए कितना हो जाएगा, माइनस वी ई अपॉन यू ई हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस वी ई को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी लिख सकता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर डी यू ई लिखा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करता है, ये वाला जो लेंस है सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करता है, इसलिए मैं इसके लिए जो मैग्निफिकेशंस है इसको क्या लिख सकता हूँ, u अपॉन डी अपॉन यू ई के जगह पर मैं क्या लिख लेता हूँ, 1 प्लस डी एफ ई लिख सकता हूँ। क्योंकि हमको पता है आई लेंस वर्क एज एन सिंपल माइक्रोस्कोप, और सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए इस वाले केस में, केस 1 में, जब इस ऑब्जेक्ट का इमेज क्या बन रहा था, डी डिस्टेंस पर बन रहा था, तो उस सिचुएशंस में हम लोग को मैग्निफिकेशंस का फॉर्मूला क्या मिल रहा था, 1 प्लस डी अपॉन एफ ई मिल रहा था। इसलिए तो यहाँ से फाइनली मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, फाइनली मैं लिख सकता हूँ एम ई इज इक्वल टू 1 प्लस डी एफ ई, ठीक है। यहाँ पर मैं ये लिख दिया हूँ, इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर 1 अपन यू ई का फॉर्मूला रख कर भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर यहाँ पर डी को डी ही रहने देना, 1 अपन यू ई को क्या करना, हम लोग को पता है लेंस फार्मूला क्या होता है। लेंस फार्मूला को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपन वी माइनस 1 अपन एफ लिख सकता हूँ। तो आई पीस के लिए मैं इसको क्या करूँगा, 1 अपन यू ई करूँगा, इसको वी ई करूँगा और ये एफ ई हो जाएगा, ठीक है। अब इस वैल्यू को मैं यहाँ पर रख दूंगा और इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि d का मल्टीप्लाई करूंगा ये वी ई हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस वाले वैल्यू को कहाँ पर रखना है, इस वाले वैल्यू को यहाँ पर रखना है, तब यहाँ पर ये मिलेगा, ठीक है। जैसे हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप में किए थे ना, वैसे ही करना, इसको आप लोग कर लेना। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, है ना। सेम वैसे ही होगा, ये फार्मूला आप लोग को मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर फाइनली एम ई का वैल्यू हम लोग को क्या मिल गया, 1 प्लस डी अपॉन एफ ई मिल गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर कर लेता हूँ। अब मुझे क्या मिल गया, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 मिल गया है। अब मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, चूंकि यहाँ पर एक लेंस यूज़ किया हूँ, ये दूसरा लेंस यूज़ किया हूँ, यहाँ पर 2 लेंस यूज़ किया हूँ, तो चूंकि आप लोगों को पता होगा, क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, अगर हम लोग पावर की बात करें तो पावर जो है एडिशन के टर्म्स में इंक्रीज होता है जब हम लोग नंबर ऑफ लेंस को बढ़ाते हैं। तो इसको हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में पढ़ चुके हैं। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, चूंकि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में हम लोग पढ़ चुके हैं, पावर जो है एडिशन के टर्म्स में इंक्रीज होता है जब हम लोग कॉम्बिनेशन को बढ़ाते हैं। और जो मैग्निफिकेशंस का जो वैल्यू है ये मल्टीपल के टर्म्स में इंक्रीज होते हैं। ये हम लोग ऑलरेडी कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज में देख चुके हैं। इसलिए यहाँ पर ये फर्स्ट लेंस है, ये सेकंड लेंस है। अगर दोनों लेंस का अगर मैं टोटल मैग्निफिकेशंस निकालूं तो टोटल मैग्निफिकेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, m इज इक्वल टू इस वाले लेंस का मैग्निफिकेशन m0, इस वाले लेंस का मैग्निफिकेशन me, दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा। m0 का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल चुके हैं, me का वैल्यू यहाँ से निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर इन दोनों के वैल्यू को, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 के वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूँ, तो मुझे मिल जाएगा h डैश अपॉन h। यहाँ पर m0 का मतलब क्या है, h डैश अपॉन h, me का मतलब क्या है, माइनस वी ई अपॉन यू ई। बट इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जब इस वाले वैल्यू को पुट करूँगा, इस वाले को और इस वाले वैल्यू को पुट करूँगा, तो यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m इज इक्वल्स टू v0 अपॉन u0, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। क्योंकि h डैश अपॉन h को मैं क्या लिख सकता हूँ, v0 अपॉन u0, जो कि यहाँ पर लिख दिया हूँ, और माइनस v0
सॉरी माइनस वी ई और यू ई को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस डी अपॉन एफ ई लिख सकता हूँ। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 कंसिडर कर लेता हूँ। इक्वेशन नंबर पर फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं इसको, क्योंकि कुछ लोगों को यहाँ पर समझ में नहीं आया होगा, तो समझ लीजिएगा। यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 1 मिल गया ये मिल गया है। अब यहाँ पर मैं पहले वाले लेंस के लिए मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट लगाया हूँ तो इक्वेशन नंबर 2 मिला है। इसी प्रकार मैं ये जो सेकंड वाला लेंस है आईपीस लेंस, इसके लिए अगर मैं मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट लगाऊं तो मुझे इक्वेशन नंबर 3 मिला है। और यहाँ पर जो थिन लेंस कॉम्बिनेशन वाला कॉन्सेप्ट से अगर मैं मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट लगाऊं तो यहाँ पर मुझे m इज इक्वल्स टू m0 me मिलता है। और यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 से जब वैल्यू पुट करूँ तो मुझे इक्वेशन नंबर 4 मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं इस इक्वेशन नंबर 4 में अगर मैं v0 के जगह पर l पुट कर दूं और u0 के जगह पर मैं माइनस f0 पुट कर दूं, तब क्या मिलेगा मुझे मैग्निफिकेशन? तब मुझे मिल जाएगा m इज इक्वल टू माइनस एल अपॉन f0 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। अच्छा, मैं यहाँ पर ये क्यों पुट किया हूँ? तो ये एक केस है हम लोग का। इस केस 1 में इक्वेशन 4 ही फाइनल रिजल्ट है, बट फाइनल रिजल्ट के अलावा इक्वेशन नंबर 5 भी हम लोग को मिलने का चांस है। बट कौन से केस में? तो कौन से केस में उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर ये v0 क्या चीज़ है? ये इमेज डिस्टेंस है। किसके रिस्पेक्ट में? ऑब्जेक्टिव लेंस का। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है v0। अब मैं यहाँ पर कंसीडर कर लेता हूँ ये जो पहले वाला लेंस है इसका प्रिंसिपल फोकस f0 है, यहाँ पर f0 है। ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर ना रहकर मैं f0 के पास में ला देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को f0 के पास में ला देता हूँ तो यहाँ पर ये वाला जो इमेज है इधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये वाला वैल्यू जो है बहुत छोटा हो जाएगा। तो इस सिचुएशंस में ये वाले वैल्यू जो है बढ़ जाएगा, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, तो इस सिचुएशंस में ये वाला जो वैल्यू है ना इसको हम लोग लगभग इक्वल कंसीडर कर सकते हैं। इसके ये वाला जो डिस्टेंस है दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस क्या कंसीडर कर रखें? l। तो ये l जो है ये v0 के इक्वल ना हो जाएगा जब मैं इस ऑब्जेक्ट को f0 के पास में शिफ्ट कर दूंगा तब, क्योंकि इसका इमेज भी इधर शिफ्ट हो जाएगा ना। तो इस सिचुएशंस में इन दोनों को लिख सकता हूं। तो यहाँ पर v0 को जब मैं l लिख दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? ये मिलेगा, ये रिलेशन मिलेगा। अब दूसरा केस क्या है? दूसरा केस क्या है? यहाँ पर u0 को माइनस f0 लिखेंगे। अब ये क्यों लिखेंगे भैया, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। तो अगर मैं जब इसको इधर यहाँ पर शिफ्ट कर दूंगा, पहले ये यहाँ पर था तो इस सिचुएशंस में मेरे पास u0 यहाँ पर था, f0 यहाँ पर था। तो अगर मैं अभी इन दोनों को कंपैरिजन करूँ तो ये वाला जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस से थोड़ा सा छोटा दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या कर देता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को जब मैं यहाँ पर शिफ्ट करूँगा तो ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब ये दोनों लगभग एक दूसरे के इक्वल है। देखो अब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं कि नहीं। तो यहाँ से मुझे एक और रिजल्ट मिल गया कि u0 जो है किसके इक्वल होगा? u0 जो है ये f0 के इक्वल दिखाई दे रहा है यहाँ से। बट यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि u0 क्या है? बैक साइड में है। तो यहाँ पर साइन कन्वेंशन लगाऊंगा तो ये निगेटिव आएगा, इसलिए u0 इज इक्वल टू माइनस f0 लिखेंगे। इसीलिए यहाँ पर इस वैल्यू को पुट करा है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं u0 को लगभग बराबर मान सकते हैं माइनस f0 के, और v0 को, ये u0 है, ये v0 को लगभग कंसीडर कर सकते हैं l के। तो जब इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में पुट करूंगा तो मुझे मैग्निफिकेशन क्या मिल जाएगा? m इज इक्वल टू माइनस एल अपॉन f0 1 प्लस डी अपॉन एफ ई मिल जाएगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 कंसीडर कर लेता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 4 और 5 को ही एक मैग्नीफाइंग पावर का एक्सप्रेशंस कहा जाता है। कौन से केस में? जब इमेज कहाँ पर बन रहा था? लिस्ट डिस्टेंस d पर बन रहा था। तो इस टॉपिक में भी इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इस फॉर्मूले को डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं केस 2 की। केस 2 की मतलब जैसे कि यहाँ पर आप लोग डायग्राम में देख पा रहे हैं। अब केस 2 की बात करेंगे। केस 2 का मतलब क्या है? अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट का
जो इमेज है वो कहाँ पर बनेगा, इनफाइनाइटी पर बनेगा, इनफाइनाइट पर बनेगा, एकदम इनफाइनाइट पर नहीं बनेगा, इनफाइनाइट से पहले में बनेगा, मतलब फर पॉइंट पर बनेगा, उसको हम लोग देख सकते हैं ऐसे पॉइंट पर बनेगा वो। तब उस सिचुएशंस में मैग्निफिकेशंस का फॉर्मूला में क्या चेंज आएगा, तो याद रखना इस सिचुएशंस में जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसका जो मैग्निफिकेशन है m0 इज इक्वल टू v0 अपन u0 था, तो इसको हम लोग शिफ्ट कर देंगे -l से, ठीक है, -l से शिफ्ट कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, और u0 को f0 से। और जो आई लेंस है, आई लेंस का जो मैग्निफिकेशन me, जो कि पहले कितना था 1 + d/fe था, बट इस केस के लिए हम लोग इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं, d/fe। क्या लिख सकते हैं, d/fe लिख सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप वाले केस में देख चुके थे, जब हम लोग को लिस्ट डिस्टेंस के लिए मैग्निफिकेशंस निकालना था तो वहाँ पर 1 + d/f मिल रहा था, और जब हम लोग इनफाइनाइटी वाले केस के लिए निकाले थे तो मैग्निफिकेशंस क्या मिल रहा था, ये 1 नहीं मिल रहा था, 1 लेस देन मिल रहा था, तो इस 1 को नेगलेक्ट कर देंगे तो d/fe मिलेगा। और चूंकि यहाँ पर ये वाला जो लेंस है ना, आई लेंस जो है, यहाँ पर सिंपल माइक्रोस्कोप में जो लेंस था उसी की तरह बिहेव कर रहा है, या सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव कर रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। तो इसका मैग्निफिकेशंस कितना आ जाएगा, d/fe आ जाएगा। और इस वाले लेंस का मैग्निफिकेशंस कितना आ जाएगा, v0/u0। तो v को हम लोग l लिखे हैं, u को हम लोग f लिखे हैं, यहाँ से, इस वाले कॉन्सेप्ट से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इमेज किधर मिल रहा है, इनफाइनाइटी पर मिल रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे कॉम्बिनेशंस का, जब इमेज हमको इनफाइनाइटी पर मिल रहा था तब मैग्निफिकेशंस निकालेंगे इस पूरे सिस्टम का, तो m इज इक्वल टू m0 me हो जाएगा। अब यहाँ से m0 का वैल्यू और यहाँ से me का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो -l/f0 d/fe मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को केस टू यानी कि इनफाइनाइटी पर इमेज बनता है, तब मैग्निफिकेशंस कितना मिल जाता है, m इज इक्वल टू -l/f0 d/fe मिल जाता है। इसको इक्वेशन नंबर 6 कंसीडर कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन नंबर 6 को देखने से ये पता चल रहा है कि f0 fe दोनों ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मैग्निफिकेशंस के। इसका मतलब ये है, अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो 2 लेंस यूज कर रहे हैं, अगर दोनों लेंस का फोकल लेंथ जितना छोटा होगा, फोकल लेंथ का वैल्यू जितना छोटा होगा, चाहे आई पीस लेंस हो चाहे ऑब्जेक्टिव लेंस हो, तो हमको वो उतना ही मैग्नीफाइंग पावर देगा, ठीक है। मतलब इन दोनों लेंस का जो फोकल लेंथ है जितना छोटा होगा, हमको टिन्नी ऑब्जेक्ट का साइज जो है उतना ही बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। ये बोलना चाहता है ये रिजल्ट, तो इस चीज़ को याद रखिएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए। तो यहाँ पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कंप्लीट होता है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी हम लोगों ने वही चीज़ डिस्कस किया जो सिंपल माइक्रोस्कोप में देखे थे, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने रे डायग्राम देखा, रे डायग्राम देखने के बाद हम लोगों ने मैग्निफिकेशन फार्मूला का फार्मूला डिराइव किया। अच्छा, कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होगा, केवल यहाँ पर मैग्नीफाइंग पावर का हम लोग फार्मूला डिराइव किए, तो ऐसा क्यों? तो माइक्रोस्कोप को बनाने का पर्पस ही है कि छोटे ऑब्जेक्ट को बड़े फॉर्म में देखना, इसलिए मैग्नीफाइंग पावर का यहाँ पर फॉर्मूला डिराइव किए हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो रे डायग्राम है इसमें कौन कौन सा पैरामीटर यूज़ किए हैं इसको एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आई पीस है, और यहाँ पर u0 का मतलब है ऑब्जेक्टिव लेंस के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v0 का मतलब है ऑब्जेक्टिव लेंस के रिस्पेक्ट में इमेज डिस्टेंस, और इसी प्रकार और क्या दिख रहा है यहाँ पर f0 का मतलब है प्रिंसिपल फोकस विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्टिव लेंस, और यहाँ पर fe का मतलब है प्रिंसिपल फोकस पॉइंट बोल सकते हो आई पीस लेंस या आई लेंस के रिस्पेक्ट में, है ना। f0 स्मॉल fe इसका मतलब है फोकल लेंथ रिस्पेक्टिवली ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई लेंस, ठीक है। तो यहाँ पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं टेलीस्कोप के बारे में, ठीक है। वैसे आप सभी को पता होगा टेलीस्कोप क्या होता है, आप सभी लोगों ने सुना भी होगा टेलीस्कोप के बारे में। फिर भी यहाँ पर हम लोग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं, 12th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर ये एग्ज़ाम में आएगा तो हम लोग को क्या कैसे लिखना है। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन पता होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग को सारा चीज़ पता होते हुए भी हम लोग एग्ज़ाम में लिख नहीं पाते, इसलिए मैं इस वे में आप लोगों को डाटा या कंटेंट देता हूँ एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो टेलीस्कोप का डेफिनेशन में लिख देना, अ टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस विच एनेबल अस टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट
इट प्रोवाइड्स एन एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो टेलीस्कोप क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है या एक ऑप्टिकल डिवाइस होता है जो कि हमको केपेबल बनाता है, हमारी एबिलिटी को बढ़ाता है कि हम दूर की ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाएं। ठीक है, जैसे माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप को क्यों डिज़ाइन किया गया था? पास की वस्तु को, जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट है, बहुत छोटे, जिसको हम लोग खुली आंखों से देख नहीं पाते, उसको जूम करके अच्छे से देखने के लिए डिज़ाइन किया गया था। उसी प्रकार दूर के ऑब्जेक्ट को भी तो देखने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तो दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए टेलीस्कोप को डिज़ाइन किया गया था साइंटिस्ट लोगों के द्वारा। इट प्रोवाइड्स एन एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। और टेलीस्कोप जो है ये इसका भी काम है मैग्निफिकेशंस देना या मैग्नीफाइंग पावर को डिफाइन करना। बट फर्क है, ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए क्या देता है? एंगुलर मैग्निफिकेशंस देता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। इसका मतलब टेलीस्कोप वाले टॉपिक में भी हमारा वही टारगेट होगा जो माइक्रोस्कोप वाले टॉपिक में टारगेट था। वहाँ पर भी टारगेट था मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला डिराइव करना, और यहाँ पर भी हम लोग का टारगेट है मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला डिराइव करना। तो अगर टेलीस्कोप का डेफिनेशन पूछे तो आप लोग ये लाइन लिख सकते हो कि टेलीस्कोप एक डिवाइस होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसके थ्रू हम लोग दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं, और ये हमको एंगुलर मैग्निफिकेशंस का वैल्यू देते हैं। तो इस प्रकार के डिवाइस को क्या कहा जाता है? टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के अगर टाइप के बारे में देखें तो ये 2 टाइप से होता है। एक होता है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। ये एक ऐसा टेलीस्कोप है जिसको रिफ्रैक्टिंग के प्रिंसिपल का यूज़ करके बनाया जाता है, या इस प्रिंसिपल का यूज़ होता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप एक ऐसा टेलीस्कोप होता है जिसको एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप भी 2 टाइप से होता है। फर्स्ट होता है एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप होता है। अब ये एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप एक ऐसा टेलीस्कोप होता है जिसका यूज़ हम लोग हेवनली ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, स्टडी के पर्पज से करते हैं। हेवनली ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि हमारे अर्थ से बाहर, या स्वर्गीय ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, स्वर्गीय ऑब्जेक्ट बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि हेवनली का मतलब होता है स्वर्ग। या फिर हम लोग ऐसा समझते हैं हमारे अर्थ के बाहर अंतरिक्ष में, स्पेस में जो ऑब्जेक्ट हैं उसकी स्टडी के लिए यूज़ करते हैं हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का। ऐसे पॉइंट को आप लोग ध्यान से सुना करें, ये सब 1 मार्क्स में पूछ देते हैं कभी कभी बोर्ड एग्जाम में। अब ये हेवनली ऑब्जेक्ट क्या है? जैसे कि सन हो गया, स्टार हो गया, प्लैनेट्स हो गया, एस्ट्रॉयड हो गया, ठीक है, और अदर प्लैनेट्स हो गए, मरकरी, वीनस, मार्स, बहुत सारे हैं। इन सभी की स्टडी के लिए हम लोग रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का सेकेंड टाइप है टेरेस्ट्रियल, या इसी को टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप्स कहते हैं। तो ये कैसा टेलीस्कोप है? तो इसका यूज़ किस लिए करते हैं? तो हमारे अर्थ के अंदर में ही बहुत दूर स्थित कोई भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखने के लिए, उसको मैग्नीफाइंग करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि टेलीस्कोप जो है 2 टाइप से होता है। तो फर्स्ट टाइप ये होता है, और फर्स्ट टाइप का टेलीस्कोप फिर से इसको 2 टाइप से कैटेगराइज किया गया है। और जो सेकेंड टाइप का जो टेलीस्कोप होता है वो होता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। सेकेंड टाइप का जो टेलीस्कोप होता है वो कौन सा टेलीस्कोप है? वो है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में बात करते हैं। ये एक ऐसा टेलीस्कोप है जिसमें क्या होता है? लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। याद रखिएगा, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप क्या होता है? जिसमें लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप जो है 2 टाइप से होता है, एस्ट्रोनॉमिकल और टेरेस्ट्रियल। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप क्या होता है। तो सबसे पहले इसका रे डायग्राम को समझ लेते हैं। ये एक ऐसा टेलीस्कोप है जिसमें 2 लेंस का यूज़ किया जाता है, जिसमें ये फर्स्ट लेंस है जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि इस लेंस को किस तरफ रखा जाता है? जो ऑब्जेक्ट होता है उस तरफ रखा जाता है। और हमारी आंखों की तरफ भी एक लेंस रखा जाता है जिसको आई पीस कहा जाता है। अगर मैं साइज की बात करूं तो आई पीस का साइज जो है थोड़ा सा छोटा होता है ऑब्जेक्टिव लेंस से, या छोटा रखा जाता है इसको। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। और ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसका ऑप्टिकल सेंटर पॉइंट को हम लोग O कंसीडर कर लेते हैं, और ये जो आई पीस है इस लेंस का ऑप्टिकल सेंटर को हम लोग E कंसीडर कर लेते हैं।
अब हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है यहाँ से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को हम लोग ए बी नाम दे देते हैं, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को हम लोग ए बी नाम दे देते हैं। और इस ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट डिस्टेंस से कुछ रे यहाँ से इंसिडेंट होती है, जैसे कि रे फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ये वाली रे जैसे ही लेंस पर इंसिडेंट होती है तो ये लेंस से क्या हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है, और रिफ्रैक्ट होकर इस पाथ को फॉलो करती है। और एक रे इंसिडेंट होकर इसको कहाँ से इंसिडेंट करवाते हैं, ये ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाता है। और हम लोग को पता है ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी लाइट इंसिडेंट होता है तो बिना रिफ्रैक्शन के सीधा चला जाता है। और ये वाला रे जो है और ये वाला रे, दोनों रे एक दूसरे को कहाँ पर कट करते हैं, इस पॉइंट पर कट करते हैं। इसका मतलब ये है इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जो ऑब्जेक्ट ए बी रखा हुआ है इसका इमेज कहाँ पर बनेगा, ए डेस बी डेस पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, ए डेस बी डेस पर बनेगा। और यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि ये वाला जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसका फोकल पॉइंट, प्रिंसिपल फोकस पॉइंट कहाँ पर है, प्रिंसिपल फोकस जो है इस पॉइंट पर है F0 पर, ठीक है। और ये वाला जो लेंस है इसका प्रिंसिपल फोकस कहाँ पर है, इस पॉइंट पर है, जिसको हम लोग FE से डिनोट किए हैं। FO का मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस का प्रिंसिपल फोकस। FE का मतलब क्या है, आई पीस का या आई लेंस का क्या है, प्रिंसिपल फोकस है। अच्छा, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि इस वाले लेंस का प्रिंसिपल फोकस जो है यहाँ पर है, ये तो यहाँ पर कुछ आसपास में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता दूं इस वाले लेंस का जो है साइज बड़ा है, इस वाले लेंस का साइज छोटा है, इसलिए इसका वाला जो फोकस पॉइंट है, प्रिंसिपल फोकस पॉइंट है, इस लेंस के पास में रहेगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि इससे पहले वाले टॉपिक में देखे थे कंपाउंड में, वहाँ पर क्या था, जो आई ऑब्जेक्टिव लेंस था वो छोटा था और आई पीस का जो साइज है वो बड़ा था। तो यहाँ पर आई पीस का जो फोकल पॉइंट है हमको इसके पास में मिल रहा था, ऑब्जेक्टिव लेंस के पास में। उसी प्रकार यहाँ पर ये थोड़ा सा बड़ा साइज में, ये छोटा है, इस वजह से इसका जो फोकस पॉइंट है यहाँ पर कंसीडर किया गया है, ठीक है। और अगर मैं फोकल लेंथ की बात करूं तो ऑब्जेक्टिव लेंस का जो फोकल लेंथ है इसको हम लोग F0 कंसीडर किए, चूंकि यहाँ से लिए हैं इस डिस्टेंस को। और जो आई लेंस है इसका फोकल लेंथ FE कंसीडर किए हैं, जो कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर इस वाले लेंस के रिस्पेक्ट में इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पर बना है, तो इस लेंस के रिस्पेक्ट में ये इसका इमेज है। बट इस वाले लेंस के रिस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो यहाँ से एक रे को यहाँ से इंसिडेंट होता है और ये सीधा हमारे आंखों की तरफ चला जाता है। और यहाँ से ये जो दूसरा वाला रे है ये भी रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों की तरफ सीधा चला जाता है। और इन दोनों रेस को हम लोग क्या करते हैं, पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। इन दोनों रेस को जब हम लोग पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पर कट करते हैं। और एटलीस्ट 2 रेस जो है एक पॉइंट पर दोनों को एक दूसरे को कट करते हैं, उस पॉइंट पर हमको इमेज मिलता है। मतलब इस इमेज का इमेज हम लोग को यहाँ पर मिलेगा। इसको मैं B+A+ से डिनोट कर देता हूँ। और ये जो इमेज का डिस्टेंस है ये ऑप्टिकल जो आई लेंस है यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है, D डिस्टेंस पर है, ठीक है। और ये जो है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इसके रिस्पेक्ट में, इस वाले लेंस के रिस्पेक्ट में, इसलिए इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, UE हो जाएगा। UE का मतलब इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये। और यहाँ पर जो इमेज बन रहा है ये कौन से डिस्टेंस पर बन रहा है, D डिस्टेंस पर बन रहा है, ठीक है। D डिस्टेंस पर बोलने का मतलब लिस्ट डिस्टेंस अर्थात 25 सेंटीमीटर कंसिडर कर सकते हैं इसको, ठीक है। आई होप अब ये रे डायग्राम आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं एंगल की। तो यहाँ पर एक एंगल हम लोग को मिलेगा अल्फा, दूसरा एंगल बनेगा हम लोग को मिलेगा बीटा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम रहेगा, क्योंकि हम लोग को पता है एंगल क्या होता है, ऑब्जेक्ट सबटेंडेड बाय एंगल, ठीक है। एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट वो क्या होता है अल्फा, और एंगल सबटेंडेड बाय इमेज वो होता है बीटा। तो ये है इमेज। तो इमेज से ये वाला लाइन जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो जो एंगल बनेगा वो होगा बीटा या एंगल सबटेंडेड बाय इमेज। इसी प्रकार जो ऑब्जेक्ट है, जहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वहां से लाइन ड्रॉ करने पर हम लोग को जो एंगल मिलेगा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वो एंगल क्या होगा, अल्फा। क्या होगा, अल्फा, ठीक है। अब चलिए आगे
तो आई होप ये रे डायग्राम आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पर मैग्निफिकेशंस का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो मैग्निफिकेशंस का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू 10 बीटा अपन 10 अल्फा। इसको हम लोग लिख सकते हैं बीटा अपन अल्फा। अब चूंकि इस डायग्राम में आप लोग देख पा रहे हैं ये वाला एंगल बीटा है और ये वाला एंगल अल्फा है और ये भी अल्फा है, क्योंकि ये दोनों अपोजिट एंगल हैं। तो यहाँ पर ट्रेंगल ए डेस ओ बी डेस, ओ ए डेस बी डेस, ये वाला एंगल अल्फा है। उसी प्रकार ए डेस बी डेस और ई, ए डेस बी डेस ई, ये वाला एंगल, और ए डबल डेस बी डबल डेस और ई, ये वाला एंगल भी क्या है, बीटा है। और ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं। तो इस वाले ट्रायंगल के जगह पर इस वाले ट्रायंगल को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, दोनों ही बीटा के इक्वल है। अब यहाँ पर अगर मैं 10 बीटा का वैल्यू निकालूं इस वाले ट्रायंगल में 10 बीटा का वैल्यू निकालूं तो परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर ए डेस बी डेस हो जाएगा, यहाँ से ए डेस बी डेस हो जाएगा और बेस क्या हो जाएगा, बी डेस ई हो जाएगा, बी डेस ई हो जाएगा। इसी प्रकार इस वाले ट्रायंगल में अगर मैं अल्फा का वैल्यू निकालूं तो ये भी ए डेस बी डेस अपॉन ओ बी डेस हो जाएगा, जो कि यहाँ पर है ए डेस बी डेस अपॉन ओ बी डेस। अब यहाँ पर मैं बीटा और अल्फा को दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, तो बीटा अपन अल्फा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ से ए डेस बी डेस कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बीटा अपन अल्फा निकालूंगा तो बीटा का वैल्यू क्या है जी, ए डेस बी डेस है, ए डेस बी डेस अपॉन बी डेस ई है क्रॉस। अल्फा का वैल्यू क्या है, ए डेस बी डेस अपॉन ओ बी डेस, तो ओ बी डेस ऊपर चला जाएगा, ओ बी डेस ऊपर और ए डेस बी डेस नीचे, तो ए डेस बी डेस कैंसिल आउट, क्या मिल गया, ओ बी डेस अपॉन बी डेस ई। तो ओ बी डेस अपॉन बी डेस ई मिल गया। और यहाँ पर ओ बी डेस ये वाला डिस्टेंस क्या कंसिडर कर रखे हैं, f0, इसलिए ये f0 आ गया। अब चूंकि इस वाले लेंस के रिस्पेक्ट में है तो इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये राइट साइड में है। साइन कन्वेंशन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना। और अगर मैं बी डेस ई की बात करूं तो इस डिस्टेंस को मैं क्या लिख सकता हूं, यू ई लिख सकता हूं। बट इस लेंस के रिस्पेक्ट में अगर मैं साइन कन्वेंशन लगाऊं तो ये निगेटिव हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर माइनस यू, ठीक है। और यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, बीटा अपन अल्फा के जगह पर प्लस f0 अपन माइनस यू ई लिखा हुआ है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि हम लोग को पता है लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ पर u को मैं माइनस यू ई से रिप्लेस कर देता हूँ और v को मैं माइनस डी से रिप्लेस कर देता हूँ। माइनस डी से क्यों रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो इमेज डिस्टेंस था वो हम लोग अभी केस 1 के लिए बात कर रहे हैं। और केस 1 का केस क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट का इमेज हमको कहाँ पर मिलता है, लीस्ट डिस्टेंस पर मिलता है। इसलिए इमेज वाले डिस्टेंस को मैं डी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। और चूंकि ये लेंस के बैक साइड ही मिल रहा है इसलिए साइन कन्वेंशन से माइनस आ गया है यहाँ पर। और एफ को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ एफ ई से। और जब मैं इन सभी वैल्यू को जब मैं पुट कर देता हूँ इस वाले इक्वेशंस में तो मुझे मिल जाता है 1/f इज इक्वल टू 1/d माइनस 1/-u ई। और जब यहाँ से माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसी को मैं लिख सकता हूँ, ये माइनस है ना, माइनस डी है, क्योंकि यहाँ पर माइनस डी पुट कर रहे हैं ना वी के जगह पर। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस 1/u ई हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 1/d, ठीक है। और जब मैं 1/u को यहीं रखता हूँ, इसको इधर ट्रांसफर कर देता हूँ तो मुझे मिल जाएगा 1/u ई इज इक्वल टू 1/f ई प्लस 1/d। और यहाँ पर अगर मैं 1/f ई को कॉमन निकाल दूंगा तो यहाँ पर 1 बच जाएगा और यहाँ पर f ई का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसी को मैं लिख सकता हूँ 1/u ई इज इक्वल टू 1/f ई, ब्रैकेट में मिल जाएगा 1/f f ई अपॉन d। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। इसको हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करते हैं, इस वैल्यू को जो 1/u ई का वैल्यू मिले है इक्वेशन 2 में, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। और इक्वेशन नंबर 1 हमको क्या मिला था, प्लस में f0 मिला था इक्वेशन नंबर 1 और माइनस में u ई मिला था। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, f0 लिख सकता हूँ और इसको मैं लिख सकता हूँ 1/u ई। अगर मैं माइनस को बाहर निकाल लूँ, तो माइनस f0 और ब्रैकेट में 1/u ई लिख सकता हूँ। तो इस वाले 1/u ई के जगह पर इसको मैं पुट कर देता हूँ, तो यही फॉर्मूला को मैं लिख सकता हूँ m इज इक्वल टू माइनस f0 1/u की जगह पर इसको लिखूंगा तो 1/f ई ब्रैकेट में 1 प्लस f ई अपॉन d हो जाएगा। और इसी को अरेंज करके मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, तो m इज इक्वल टू माइनस f0 अपॉन f ई। यहाँ से f ई को
और इसको पूरा अरेंज करके लिखे हैं, है ना। तो अरेंज करके लिखेंगे तो माइनस F0 अपॉन FE ब्रैकेट में 1 प्लस FE अपॉन D मिल जाएगा। और इसी को कहा जाता है मैग्नीफाइंग पावर फॉर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। कौन सा टेलीस्कोप? एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के लिए। और एक चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा, जो लेंस हम लोग यूज़ किए थे ऑप्टिकल, जो ऑब्जेक्टिव लेंस यूज़ किए थे उसका फोकल लेंथ यहाँ पर छोटा होगा, सॉरी बड़ा होगा कंपैरिजन टू FE, ठीक है। F0 जो है ग्रेटर देन होगा FE से। इस चीज़ को याद रखिएगा, नोट करके यहाँ पर लिख दिया हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर केस 1 कंप्लीट होता है, केस 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का। अब हम लोग केस 2 की बात करेंगे। तो केस 2 में रे डायग्राम सेम वही रहेगा, बट फर्क इतना है यहाँ पर लिस्ट डिस्टेंस पर हम लोग को जो इमेज मिल रहा था वो लिस्ट डिस्टेंस पर ना मिलकर कहाँ पर मिलेगा? इनफाइनाइट पर मिलेगा, या इनफाइनाइट के पास मिलेगा, या फर पॉइंट पर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस वाले केस में F0 वही रहेगा, FE जो है UE के इक्वल हो जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो पहले वाले रे डायग्राम में और दूसरे वाले रे डायग्राम में क्या डिफरेंस है? केवल यही डिफरेंस है, ठीक है। जब यहाँ पर इमेज जो है यहाँ पर ना मिलकर ये हमको इधर दूर में मिलता है, फर पॉइंट में मिलता है, तो यहाँ पर क्या चेंजेस आ जाती हैं? यहाँ पर UE जो है माइनस FE के इक्वल हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर इस डायग्राम से, बाकी डायग्राम तो वही है ना, कुछ डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पर जो प्रिंसिपल फोकस पॉइंट है ये शिफ्ट हुआ है इसके तरफ। तो यहाँ पर एक ट्रेंगल है हमारे पास, ट्रेंगल A', O। कहाँ है A'? ये है A', B', O। इसको हम लोग अल्फा कंसिडर किए हैं। उसके बाद A', B', इसको हम लोग कंसिडर किए हैं बीटा। और OB' इज इक्वल टू क्या है? F0। OB' इज इक्वल टू क्या है? F0। B', इसको हम लोग कंसिडर किए हैं माइनस FE, जो कि मैं यहाँ पर बता चुका हूँ, ये UE के इक्वल UE है, और UE जो है इक्वल है FE के, और साइन कन्वेंशन लगाएंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस FE इज इक्वल टू माइनस UE हो जाएगा ये। अब मैग्निफिकेशन फॉर्मूला लगाते हैं, M इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। तो यहाँ से बीटा का वैल्यू हम लोग को जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ना, तो हम लोग को मिल जाएगा OB' और B' मिल जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पर सॉल्व किए थे ना केस 1 के लिए, सेम टू सेम इसको वैसा ही सॉल्व करना है। यहाँ से ये और ये कट जाएगा, ये मिल जाएगा, और OB' को हम लोग लिख सकते हैं प्लस F0, ठीक है, और B' को लिख सकते हैं हम लोग माइनस FE। तो यहाँ पर सेकेंड केस में, केस 2 के लिए, केस 2 है ना ये, केस 2 मतलब इमेज कहाँ पर बन रहा था? इनफाइनाइट या फर पॉइंट पर बन रहा था। तब हम लोग को मैग्नीफाइंग पावर क्या मिल गया? F इज इक्वल टू माइनस F0 अपॉन FE मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है ये कंप्लीट होता है। ये हम लोग को मिल गया जब लिस्ट डिस्टेंस पर इमेज बन रहा था, उसके लिए मैग्नीफाइंग पावर। और ये वाला जो मैग्नीफाइंग पावर है फिर से ये 1 ग्रेटर देन होता है कंपैरिजन टू सेकेंड केस बाय मीन्स जब इमेज हमको फर पॉइंट पर मिल रहा था, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ये टॉपिक भी यहाँ पर कंप्लीट होता है, यही टारगेट था हमारा। अब सेकेंड रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की बात करते हैं, और सेकेंड रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप क्या है? टेरेस्ट्रियल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है। तो इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, जो 2 लेंस यूज़ कर रहे थे, एक ऑप्टिकल लेंस यूज़ कर रहे थे और एक आई लेंस यूज़ कर रहे थे, दोनों लेंस के बीच में हम लोग क्या कर देते हैं? एक इरेक्टिंग लेंस लगा देते हैं। इस वाले लेंस को क्या कहते हैं? इरेक्टिंग लेंस कहते हैं। इरेक्टिंग लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि अभी हम लोग को इससे पहले वाले टेलीस्कोप में इमेज जो है कैसा मिल रहा था? उल्टा मिल रहा था, ऐसे मिल रहा था। अब इस लेंस को यहाँ पर हम लोग दोनों के बीच में कंबाइन कर दिए हैं, तो यहाँ पर इमेज हमको कैसा मिलने लगा जी? सीधा मिलने लगा। कैसा मिलने लगा? सीधा मिलने लगा। इसलिए इस वाले लेंस को कहा जाता है इरेक्टिंग लेंस। इस वाले लेंस को क्या कहा जाता है? इरेक्टिंग लेंस। बाकी का रे डायग्राम सेम है, वैसा ही है। फिर भी एक बार बता देता हूँ, जैसे कि एक रे यहाँ से आता है, ये यहाँ से रिफ्रैक्ट हो जाता है, और ऑप्टिकल सेंटर से आता है वो सीधा आता है, और एक रे यहाँ से आता है और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। तो ये तीनों रे इस पॉइंट पर मिलते हैं। तो इधर
जो इनफाइनाइट डिस्टेंस में जो ऑब्जेक्ट है ये ठीक है, ये अर्थ के अंदर जो ऑब्जेक्ट रहता है उसके लिए इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर बहुत दूर फर पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है यहाँ पर उल्टा बनता है इस वाले लेंस की वजह से, इसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। अब यहाँ से ये वाला रो जो है, ये वाला जो रे जो है यहाँ पर इरेक्टिंग लेंस के ऊपर ट्रांसमिट होता है सेंटर पॉइंट से, तो ये सीधा चला जाता है। और ये जो इंसिडेंट होता है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट, ये रिफ्रैक्ट होके इस पॉइंट पर आता है, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर कट करता है। मतलब इस वाले इमेज का जो इमेज है इस पॉइंट पर बनता है, इसको मैं A"B" नाम दे देता हूँ। फिर ये जो है यहाँ से इंसिडेंट होता है और ये यहाँ से रिफ्रैक्ट होकर सीधा हमारी आंखों में आता है, और ऑप्टिकल सेंटर से भी हम होते हुए ये बिना रिफ्रैक्शन का सीधा हमारे आंखों में आता है। और जब हम लोग इस वाले रे को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं और इस वाले रे को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो यहाँ पर हम लोग को इनफाइनाइट डिस्टेंस में, और यहाँ पर भी दो केस मिलता है, एक लिस्टेड डिस्टेंस पर हम लोग को मिलता है इमेज और एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पर मिलता है, या इनफाइनाइटी पर मिलता है, या इसको हम लोग फर पॉइंट बोल सकते हैं। एकदम इनफाइनाइट पर नहीं होता है, फर पॉइंट पर होता है जहां तक हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, फर पॉइंट। तो दोनों ही केस में यहाँ पर हम लोग को मैग्निफिकेशन फिर से निकालना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले उल्टा मिल रहा था इससे पहले वाले टेलीस्कोप में, इसमें हम लोग को इमेज कैसा मिलेगा, सीधा मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पर चाहे हम लोग फर्स्ट केस की बात करें चाहे सेकंड केस की बात करें, इसमें हम लोग को सेम वही फॉर्मूला मिलेगा जो इससे पहले वाले टेलीस्कोप में हम लोग को फॉर्मूला मिल रहा था। बट फ़र्क इतना है, इससे पहले वाले जो टेलीस्कोप था इसमें हम लोग को मैग्निफिकेशंस क्या मिल रहा था, निगेटिव मिल रहा था। निगेटिव इसलिए मिल रहा था क्योंकि इसमें जो हम लोग को इमेज मिल रहा था वो कैसा मिल रहा था, इन्वर्टेड मिल रहा था, इन्वर्टेड मिल रहा था, इसलिए यहाँ भी निगेटिव था, यहाँ भी निगेटिव था। अब हम लोग जिस टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं ये टेरेस्ट्रियल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है, इसमें हम लोग को इमेज कैसा मिल रहा है, सीधा मिल रहा है। तो मैग्निफिकेशंस का फॉर्मूला यही रहेगा, फ़र्क इतना है यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। फ़र्क क्या है, फ़र्क इतना है कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को इमेज डायरेक्ट मिल रहा है। चाहे हम लोग लिस्ट डिस्टेंस वाले केस 1 की बात करें, चाहे हम लोग केस 2 की बात करें, चाहे हम लोग केस 2 की बात करें, केस 2 मतलब इनफाइनाइटी पर। तो इस फार्मूला को याद रखिएगा, m = F0/FE 1 + FE/D। क्या मिल गया, FE/D मिल गया। इसी प्रकार सेकंड केस में मिल जाएगा हम लोग को m = F0/FE। अगर मैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के ड्रॉबैक की बात करूं तो ड्रॉबैक ये है, देयर लेंथ इज मच लार्जर दैन द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अगर मैं टेरेस्ट्रियल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की ड्रॉबैक की बात करूं तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के कंपैरिजन में इसका जो फिजिकल लेंथ है वो ज़्यादा होती है, तो इसको पकड़ने में या इधर उधर ले जाने में, शिफ्ट करने में इसको थोड़ा सा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये इसका ड्रॉबैक है। तो यहाँ पर चूँकि हम लोग देख चुके थे जो टेलीस्कोप है वो 2 टाइप से होता था। फर्स्ट होता था रिफ्रैक्टिंग और सेकंड होता था रिफ्लेक्टिंग। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप जो है कंप्लीट होता है। इसमें हम लोगों ने 2 चीज़ डिस्कस किए। सबसे पहले एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप देखे, सेकंड हम लोग देखे टेरेस्ट्रियल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप देखे, और ये दोनों यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में। तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इधर से पैरेलल लाइट आता है, यहाँ पर एक कॉन्केव मिरर होता है और यहाँ पर एक प्लेन मिरर होता है। तो यहाँ से जब लाइट जो है कॉन्केव मिरर से टकराती है तो ये एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाती है। जिस पॉइंट पर कन्वर्ज होती है उसको प्रिंसिपल फोकस पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। और ये रे जो है यहाँ से टकराकर ये सीधा कहाँ पर आता है, आई पीस में आता है, ठीक है, यहाँ पर आता है। फिर इधर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसका इमेज जो है हम लोग को यहाँ पर मिल जाता है इजीली, आसानी से, ठीक है। तो ये कौन सा है, न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बोला जाता है। इसको क्या कहा जाता है, न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कहा जाता है। इस अरेंजमेंट को किसने एक्सप्लेन किया था, किसने फाइंड किया था, तो न्यूटन ने। इसीलिए इसको कहा जाता है न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कहा जाता है। और ये वाला जो अरेंजमेंट है इसको कैसग्रेन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैसग्रेन
कैसेग्रेन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कहा जाता है। इसका अरेंजमेंट कैसा होता है, इसमें एक पैराबोला शेप का एक ऑब्जेक्टिव मिरर होता है, ठीक है। और जब किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू कोई लाइट को हम लोग जब इसमें इंसिडेंट करवाते हैं तो ये क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। इससे पहले वाला जो टेलीस्कोप देख रहे थे उसमें रिफ्रैक्शंस की घटना हो रही थी, इस वाले टेलीस्कोप में रिफ्लेक्शंस की घटना हो रही। इस चीज़ को याद रखिएगा, इसलिए इसको रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कहा जाता है, ठीक है। और इन दोनों का सेटअप कुछ ऐसा दिखाई देता है बट नाम अलग अलग है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये जो पैराबोला कॉन्केव मिरर है या ऑब्जेक्टिव मिरर बोलते हैं, यहाँ से लाइट टकराती है, कन्वर्ज होती है, जिस पॉइंट पर कन्वर्ज होता है प्रिंसिपल फोकस पॉइंट होता है। और यहाँ पर एक और मिरर लगा देते हैं, ये एक प्रकार का कॉन्वेक्स मिरर बोल सकते हैं और इसको हम लोग कॉन्केव मिरर बोल सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये कॉन्वेक्स, इसको हम लोग कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे और इसको हम लोग कॉन्केव मिरर बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये लाइट को क्या कर रहे हैं, ये लाइट को कन्वर्ज कर रहे हैं एक पॉइंट पर, और ये वाला जो है इसके सरफेस पर पड़ने वाली लाइट को ये डाइवर्ज कर रहा है। तो ये वाली लाइट जो है इधर से रिफ्लेक्ट होकर इधर जाता है और ये वाली लाइट जो है रिफ्लेक्ट होकर इधर जाता है। फिर यहाँ पर आईपीस होता है, फिर इधर जो ऑब्जेक्ट रखा रहता है उस ऑब्जेक्ट का इमेज हमको यहाँ पर आईपीस में दिखने लगता है। तो इस प्रकार से रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्लियरली, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में हम लोग को बस इतना ही करना था। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोग के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे पहले वाला जो एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप देखिए वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और माइक्रोस्कोप में सिंपल और कंपाउंड दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों का जो चैप्टर 9 है, चैप्टर 9 क्या था, रे ऑप्टिक्स, क्या था, रे ऑप्टिक्स। इसका जो थ्योरी पोर्शन है ये पूरी तरह से कंप्लीट होता है इसी लेक्चर के साथ साथ। अगर आज के इस लेक्चर में किसी भी पॉइंट में, किसी भी टॉपिक में कुछ डाउट रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा आप लोग। और इसी टॉपिक के साथ इस चैप्टर का पूरा थ्योरी पोर्शन कंप्लीट होता है। कोशिश करेंगे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर का आपके एनसीईआरटी में जो प्रॉब्लम दिया हुआ है एग्जाम्पल और एक्सरसाइज उसको करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू सो मच टू ऑल।